नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो। जब दुनिया के कई हिस्से हैं जो युद्ध और अस्थिरता और अविश्वास के दौर से गुजर रहे हों, तब अगर किसी देश की आवाज लगातार संवाद, संतुलन और शांति की बात करे तो दुनिया उसे सिर्फ सुनती नहीं बल्कि गंभीरता से भी लेती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया 5 देशों की यात्रा ऐसे समय में हुई जब पश्चिम एशिया का संकट पूरी दुनिया के लिए चिंता बना है। तेल, व्यापार, सुरक्षा, समुद्री रास्ते और ग्लोबल इकोनॉमी सब पर इसका असर दिखाई दे रहा है। और इसी माहौल के बीच में भारत ने सिर्फ रिश्ते मजबूत नहीं किए बल्कि कई अहम डील्स के जरिए ये संकेत भी दिया है कि भारत आज वैश्विक समीकरणों में एक निर्णायक भूमिका में है। हर राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ, जो सम्मान उन्हें मिला, वो ये दिखाता है कि दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के तौर पर नहीं बल्कि एक भरोसेमंद, साझेदार और स्थिर शक्ति के तौर पर देख रही है। और शायद इसी सोच को एक लाइन सबसे बेस्ट डिफाइन करती है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, दिस इज द एरा ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। भारत यही कहता आया है कि समाधान युद्ध के मैदान से नहीं बल्कि बातचीत की मेज से निकलता है। और यही वजह है कि एक तरफ भारत अपने राष्ट्रीय हितों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ वैश्विक मंच पर शांति और संवाद की सबसे मुखर आवाज बनता जा रहा है। तो क्या ये यात्राएं केवल एक डिप्लोमैटिक सक्सेस थी या फिर उस नए भारत की तस्वीर है जो दुनिया के संकट के बीच भी संतुलन बनाते हुए अपने संतुलन को आगे बढ़ाती है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा द जेसी शो में। हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ और फर्स्ट इंडिया के सीएमडी और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। सर, आपका स्वागत करती हूं द जेसी शो में। और आज के जेसी शो की हमने हेडलाइन रखी है, वर्ल्ड कैपिटल्स शार लव ऑन मोदी। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं, नरेंद्र मोदी इज पॉपुलर अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इंडियन डिस्पोरा बट एवरीबडी वाज कीन टू हैव ए लुक एट हिम। जिज्ञासा थी लोगों के मन में, चाहे नॉर्वे में थे, यूएई में थे, नीदरलैंड में थे, किसी कंट्री में भी थे, वहाँ पे जो है तो जिज्ञासा थी मन में देखने के लिए कि नरेंद्र मोदी कौन है। और जिज्ञासा वहाँ आम आदमी के मन में थी, अक्रॉस द रोड जिसे कहते हैं, लोग खड़े हैं, कार जा रही है, लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, इतनी जिज्ञासा और इतना प्रेम उमड़ा। अखबार की हेडलाइन थी उस दिन, हे शावर्स लव ऑन मोदी। क्या शानदार दृश्य था ये, आप देखिए इधर स्क्रीन पे, एक महिला रो रही है, आंख में आंसू आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी उनके आंसू पहुंच रहे हैं। क्या इमोशनल सीन है। तो ये जो इमोशनल सीन है नरेंद्र मोदी का, इट हैज़ ट्रेवल्ड नाउ बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, विदेशों तक में। तो जितने देशों में गए वो, अपार्ट फ्रॉम सीरियस पॉलिटिकल डिस्कशंस जो है, बेसिकली अगर आप देखेंगे इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव एंड अफेक्शन फॉर मोदी एट एवरी लेवल, एट एवरी कॉरिडोर जो है। इसलिए कहा जाता है कि द एंटायर वर्ल्ड मीन्स एटलीस्ट दिस 5 वर्ल्ड कैपिटल्स शावर फ्लावर्स ऑन मोदी। दैट इज़ द रियल फिलोसफी, दैट इज़ द रियल सेंटिमेंट। सर, कई लोग ये सवाल कर रहे हैं, खास तौर पे विपक्ष, कि मौजूदा ऊर्जा संकट को देखते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पे क्यों गए? दिस क्वेश्चन इज politically very immature, which ignores the seriousness of the current global critical situation. Narendra Modi was not on holiday. He had gone on a very critical diplomatic mission at a time when the entire world is facing acute power crisis, energy crisis, rising fuel prices, disturbed shipping routes, and so on. At a time you can't sit at home. You have to travel abroad, you have to travel world to explore the chances, to ensure your interest. And Narendra Modi has exactly done this. He was not on tourism mission. He was on a critical, serious political and diplomatic strategic mission. As a Prime Minister of the country, he is also to ensure the country's economic interest, economic stability, strategic relationship, and in overall interest of the country as well in the world. So it was a very serious visit which has been knowingly, unknowingly been criticized by the opposition, which is not fair. This criticism is not in the national interest. This is all. सर, आखिर ऐसा कैसे है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री, बतौर प्रधानमंत्री अपना 24 साल 7 महीने का शासनकाल अभी तक उनका हो चुका है और उसमें एक भी छुट्टी नहीं लेते? ऐसा है, ये सच है, विचित्र किंतु सत्य। देखिए
मुझे लगता है राजनीति के अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं। एक व्यक्ति ने कहा कि आप क्या क्या चीज़ जानते हो। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है इज ए ब्रिलियंट पॉलिटिशियन एंड देन इकोनॉमिस्ट देन एडमिनिस्ट्रेटर। तो बेसिकली क्या सारी बातें राजनीति से सिस्टर कंसर्न है। तो 24/7 पॉलिटिकल और थिंकिंग और विकसित भारत की कल्पना इन कामों में रहते हैं, दैट वे जो है। तो इसलिए छुट्टी लेने का कोई सवाल ही नहीं उनके जीवन में। गुजरात में तो छोटे से कमरे में रहते थे, यहाँ भी उनका वर्किंग ऐसा है, रात को मैं समझता हूँ शायद 2 बजे सोते होंगे, फिर उठ जाते हैं 6-7 बजे, दैट वे। तो कर्म में उनका जीवन है इन वे, आप कह सकते हैं। छुट्टी का कोई सवाल नहीं। तो मैं तो इस थ्योरी से प्रभावित हूँ और इस बात को सच मानता हूँ कि 25 सालों में उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली कामकाज से। आई बिलीव दिस। सर, मैंने हमेशा देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्राइसिस के दौरान एक ऑल्टरनेट ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते भी हैं, कोरोना से लेकर अब तक। तो सर, अभी जो यूएई की यात्रा हुई इस एनर्जी क्राइसिस के दौरान, ये यात्रा को आप कैसे देखते हैं सर? ये यात्रा उसी का पार्ट थी, टू फाइंड अल्टरनेटिव्स, टू लुक एट अल्टरनेटिव्स के रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, किन किन कंट्रीज से गैस आ रहा है, किन किन कंट्रीज से पेट्रोल आ रहा है, कहाँ कहाँ नए रिसोर्सेज हो सकते हैं, और कल को पेट्रोल नहीं आए तो फिर क्या करेंगे। अभी सेक्रेटरीज़ की मीटिंग थी, मिनिस्टर्स भी थे, उसने साफ तौर पे कहा कि यू हैव टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। और क्या 200 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट जो हैं हम खड़े कर सकते हैं कि नहीं अगले साल में। तो क्या 24 घंटे वो विकल्प ढूंढते हैं। पर्पज़ ये कि हारना नहीं है, सिचुएशन को फेस करना है, एक्स नहीं तो वाई, वाई नहीं तो जेड। तो ही इज़ टू फाइंड सोल्यूशन अल्टरनेटिव टू एवरी क्राइसिस, एंड द मोमेंट ही इज़ डूइंग द सेम एक्सरसाइज। सर, अभी एक कार्ड कॉन्फ्रेंस में रूबियो जब आए यहाँ पर अमेरिका से भारत, तो रूबियो का ये कहना था कि भारत को जितना भी तेल चाहिए वो हम देने को तैयार हैं। तो इस पूरे एनर्जी क्राइसिस के दौरान ट्रंप की इतनी उदारता भारत के लिए, इसको कैसे देखते हैं सर? यह नरेंद्र मोदी का चमत्कार है, जैसे कहते हैं उनका जादू जो है सिर चढ़ के बोलता है, मोदी मैजिक है। और फिर वही बात है कि मोदी है तो मुमकिन है। ट्रंप का प्रतिनिधि ऐसा कह रहा है, क्राइसिस में आके इतना बड़ा एश्योरेंस आपको दे रहा है। कूडोस टू नरेंद्र मोदी इसे कहते हैं। उनकी डिप्लोमेसी की सक्सेस है कितनी बड़ी। वो कह रहा है कि जितना भी आपको तेल चाहिए हम देंगे। कितनी बड़ी बात है आज के क्राइसिस के माहौल में जो है। इट्स ए मेजर अचीवमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर कि अमेरिका आगे बढ़ के, ट्रंप आगे बढ़ के अपने विदेश मंत्री की मार्फत जो है इतना बड़ा ऑफर, इतनी बड़ी उदारता आपको दिखा रहा है। प्राउड ऑफ द नेशन कहते हैं इसे, प्राउड ऑफ द कंट्री एंड देन प्राउड ऑफ नरेंद्र मोदी। सर, क्या सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी का सारा फोकस अर्थव्यवस्था पर है? हैज़ डिप्लोमेसी नाउ बिकम इकोनॉमी ड्रिवन? एब्सोल्युटली। ये तो पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ खास करके। और नरेंद्र मोदी ने वक्त को पहचाना है। जी। ही इज़ आल्सो रिकॉग्नाइज कि अब जो है इकॉनमी है ना हैज़ टेकन ए फ्रंट सीट एंड देन पॉलिटिक्स कम्स। और सारे संसार की राजनीति जो है, ट्रंप ने भी ऐसा ही किया जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो दैट वे नरेंद्र मोदी एंड ट्रंप आर ऑन द सेम पेज कि जो इकॉनमी है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कंट्री की पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, उसके इकोनॉमिक इश्यूज ड्राइव करेंगे। ऑन दिस पॉइंट मोदी एंड ट्रंप आर ऑन द सेम पेज, but certainly Modi has realized. So during this visit also he is ensured that his diplomacy is driven on economic parameters. This is all. सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान जैसे ही उनका विमान यूएई और स्वीडन के एयर स्पेस में एंटर हुआ तो वहां पर जेट फाइटर्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। आखिर इतना प्यार क्यों प्रधानमंत्री मोदी के लिए यूएई और स्वीडन में? मैंने कहा ना, ईश्वर का चमत्कार है, ईश्वर की देन है। भारत नहीं, भारत के बाहर प्रभावित हैं लोग। आप देखिए, ये तो अद्भुत था। एक बार तो मुझे लगा अगर नरेंद्र मोदी को पहले सूचना हुई तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी हैरान होंगे कि ये क्या हो रहा है। फाइटर जेट साथ साथ चल रहे हैं दोनों जो है। स्वीडन में यही हुआ और यूएई में यही हुआ। तो मतलब नरेंद्र मोदी के संबंधों का चमत्कार है, अद्भुत बात है। मैंने रिसेंट हिस्ट्री में देखा नहीं ऐसा, दोनों कंट्रीज़ ने किया ये, तो गर्व की बात है, सम्मान की बात देश के लिए। सर, आखिर यूएई जैसे मुस्लिम राष्ट्र में इतना सम्मान? यस, ये एक और चमत्कार है। आप देखिए, अनबिलीवेबल। 9 मुस्लिम राष्ट्र तो उन्हें अपना सर्वोच्च पुरस्कार दे चुके हैं। नरेंद्र मोदी हैज़ डिफाइड दैट थ्योरी कि मुस्लिम्स उनके साथ नहीं है, अलग मानते हैं अपने से। वो थ्योरी आज ख़त्म है। 9 मुस्लिम राष्ट्र उनको सम्मानित कर चुके हैं। और आप देखिए ना, अभी आए थे राष्ट्रपति यूएई के 2.5 घंटे के लिए, सीधे गए नरेंद्र मोदी के घर पे, बात की चले गए। मालूम नहीं क्या बात हुई ऐसी, क्यों आए थे 2.5 घंटे के लिए, ऐसे ये गए 3 घंटे के लिए वहाँ पे करके आ गए। तो आप देखिए, इसे कहते हैं क्या वेवलेंथ है आपस में, क्या केमिस्ट्री है यूएई प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी के बीच में। सो मुस्लिम राष्ट्र वाली थ्योरी पीछे रह गई है। अब तो नरेंद्र मोदी इक्वली पॉपुलर अमंग ऑल कंट्रीज इंक्लूडिंग मुस्लिम नेशंस। सर, इन टोटलिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 5 देशों की यात्रा से क्या मिला भारत को? भारत को तो देखो,
मिलना ही मिलना है। यात्रा हैज़ बीन सक्सेसफुल। सबसे बड़ी बात यह है कि $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट हुआ है। मैंने कहा ना आज विजिट है ना इकॉनमी ड्रिवन है, तो $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिट हुआ है। एक वहाँ गोल में सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई ग्लोबल CEOs की, 50 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनी के CEO वहाँ पे आए और ये कमिटमेंट दिया। और वो CEOs हैं जिनकी कंपनीज़ की जो है वो 3 ट्रिलियन है उनकी वर्थ, जिसे कहना चाहिए। तो इट वॉज ए सीरियस डिस्कशन एंड इट शोज़ द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वेरी पॉपुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट हाउसेस इन द डिस्कशन। कहने का मतलब ये कि सीरियस डिस्कशन था, खाली फॉर्मल एक वैसे नहीं थी, औपचारिकता के नाते कॉन्फ्रेंस नहीं थी। तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन उनका इसमें यही रहा नरेंद्र मोदी की इन 5 यात्राओं का कि आर्थिक दृष्टि से $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया के लिए कमिट हुआ है। सर, आखिर 5 देशों की इस यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए क्या लेकर आए हैं? और सबसे पहला सवाल है UAE को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस UAE यात्रा के दौरान मोदीज डिप्लोमेसी फॉर एनर्जी सिक्योरिटी को आप कैसे देखते हैं? सिक्योरिटी का सबसे बड़ी उपलब्धि उसमें ये रही कि उन्होंने एग्री करवाया उनको कि 3 करोड़ बैरल इंडिया में वो स्टोरेज रहेगा उसका, पहले कम था 3 करोड़। भारत में 3 स्टोरेज सेंटर्स हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। उनकी कैपेसिटी 4 करोड़ की है उसको रिज़र्व करने की। तो भारत में इस समय अब नरेंद्र मोदी के इस यात्रा के बाद 3 करोड़ बैरल हर समय उपलब्ध रहेगा एज ए क्राइसिस मैनेजमेंट, जिसे कहना चाहिए एज ए रिज़र्व जो है। तो सबसे बड़ी उपलब्धि उनकी जो है वो इसमें ये थी। दूसरा क्या, 7 एग्रीमेंट हुए मिला करके और 2 बड़े और काम हुए। उन्होंने कहा कि हम 48,000 करोड़ का निवेश इंडिया में करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर में, बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही गुजरात के वडनार में जो है एक शिप रिपेयर्स प्लांट है वहाँ पे बनेगा, वो उन्होंने एग्री किया। तो मोटे तौर पे 3 बड़ी सफलताएं रहीं और एक सबसे बड़ा आश्वासन, ऑफ द रिकॉर्ड ये आश्वासन कि तेल की कमी नहीं है, जब ज़रूरत होगी हम आपको देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, ये जो तेल वहाँ से आएगा ये हॉर्मज के थ्रू नहीं आएगा, उस रूट से नहीं आएगा, नो क्राइसिस नो अनसर्टेनिटी, ये अलग रूट से आएगा। तो इसकी सप्लाई है ना सर्टेन है ये। सो दिस इज़ नंबर 1 अचीवमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी ऑन एनर्जी सेक्टर ड्यूरिंग हिज UAE विजिट। सर, आखिर UAE और भारत के बीच कैसा है व्यापार संतुलन? व्यापार अच्छा है, लेकिन उसका जो ट्रेंड है, उसका सिस्टम है, दिशा है इसकी, वो बिजनेस डेफिसिट जिसे हम कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट जो है उसकी है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। सर, ईरान UAE संघर्ष को देखते हुए दुबई में चाहे ट्रैवल टूरिज्म की बात हो, रियल एस्टेट की बात हो, वहाँ पर आप क्या भविष्य देखते हैं? भविष्य ठीक होगा, अभी तो चिंता है। 35% प्रॉपर्टीज़ के दाम वहाँ गिर गए हैं, नया कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता, बाज़ार में बेचने निकलते हैं लोग तो कोई ग्राहक लेने वाला नहीं है, ये क्राइसिस है वहाँ पे। हालांकि एक बात ज़रूरी है कि वहाँ का जो प्रॉपर्टी बाज़ार है, रियल एस्टेट है, वो थोड़ा मैच्योर है, वो क्राइसिस को झेल रहा है इस समय और जल्दी खड़ा हो जाएगा, ये कह सकते हैं आप पे। लेकिन एट द मोमेंट तो रियल एस्टेट में वहाँ पे क्राइसिस है। जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है तो निश्चित तौर पे दुबई के टूरिज़्म को बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है। संसार का एक ऐसा डेस्टिनेशन था जिसको कहते थे सेफ डेस्टिनेशन है, फैमिली डेस्टिनेशन है, उस धारणा को, उस कंसेप्ट को बहुत धक्का लगा है। टूरिस्ट जाना बंद हो गए, होटलों के दाम भी इस समय जो है 40% गिरे हुए हैं। आप देखिए विमान कम हो गए हैं जाने वाले, विमान की यात्रा कम हो गई है, किराया महंगा हो गया है। कई कंट्रीज़ का एयर स्पेस बंद होने के कारण से विमान को दुबई घूम के जाना पड़ता है। तो नंबर ऑफ कर्टेलमेंट इन सर्विसेज, हायर वैल्यू टिकट्स और एक अनिश्चितता की भावना, एक असुरक्षा की भावना दुबई को लेकर के जो है तो टूरिज्म सेक्टर को किल कर रही है। वहाँ पे सरकार कोशिश कर रही है, एक ग्रैंड वीज़ा इशू करने की सोच रही है शेंगन की तरह कि 6 कंट्रीज़ के लिए एक ही वीज़ा चलेगा UAE के लिए, आप आइए सिंगल डेस्टिनेशन पे। लेकिन उसमें समय लगेगा और फियर का भाव कितना है वहाँ पे, डर कितना टूरिस्ट के मन में। एक घटना हुई वहाँ पे भी, जयपुर का एक लड़का गया, टूरिस्ट था वहाँ पे, तो बीच में ड्रोन गिरे वहाँ पे, तो ड्रोन गिर रहे थे, वो होटल के नीचे खड़े हुए थे, तो उसका वीडियो बना रहे थे, तो 25-30 लोग वीडियो बना रहे थे उनका। थोड़ी देर पुलिस आई, उन सबको ले गई, जेल में बंद कर दिया जा करके। तो जयपुर का एक लड़का था, तो उसकी बहन का रोज़ फ़ोन आता था, हमारे घर वालों को जो है जानते थे, तो रोज़ रोती थी वो महिला जो है। तो मैंने फिर दिल्ली में किसी को अप्रोच किया और कैसे न कैसे कर कोई एक देवदूत बन के सामने आदमी आया, उसने वहाँ किसी लेवल पे बात की और फिर जाके लड़का वहाँ से वो छूटा। तो ऐसी घटनाएं हर घर में चर्चा का विषय है भारत में, क्यों 100-200 लोग ऐसे बंद हो गए और बहुत से लोग ऐसे बंद पड़े हुए हैं, एजेंसी को लिखो कोई जवाब नहीं आएगा वहाँ से, नो रेस्पॉन्स दैट वे जो है। तो ये बड़ा एक ड्रावना दृश्य इस सारे घटनाक्रम में पेश हुआ है और ये घटनाएं घर घर ट्रैवल करती हैं। इससे दुबई का जो चार्म था ट्रैवल का, अभी तो वो ठंडा है।
सर, राजनीतिक प्रेक्षकों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी ट्रिप की तुलना में यूरोप की यात्रा थोड़ी फीकी रही। क्या आप सहमत हैं इस आकलन से? वो कारण ये कि ऐसा आकर्षण रहता है यूएई में इन वे जो है, जाते हैं प्रधानमंत्री मिलते हैं, फिर डील्स बड़ी अच्छी हुई वहाँ पे जो है। बाकी डील्स में क्या ना कागजी डील होती हैं सब, ये क्या ग्रीन एनर्जी एंड इस तरह की जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना इस तरह की, तो ऐसा लगता है कागज़ में ज़्यादा रहती हैं। यूएई की यात्रा थी वो थोड़ा प्रैक्टिकल ज़्यादा थी, रिजल्ट ओरिएंटेड थी। बाकी जगह क्या होता है, कई जगह आश्वासन मिलते हैं और ग्रीन एनर्जी एंड और इस तरह के इनिशिएटिव, नए नए विज़न, इस तरह बड़े बड़े शब्द हैं ना जो उसमें डले हुए हैं एक तरह से। तो ये जो थी यथार्थ के निकट थी थोड़ा, तो इसलिए लोगों को ऐसा लगा कि दिस विजिट आर मोर रियल एंड मोर बेनिफिशियल एंड मोर पॉपुलर। सर, अभी जो एनर्जी क्राइसिस भी चल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया, देशवासियों को एक 7 सूत्रीय प्लान बताया कि क्या करना चाहिए। तो आपको लगता है इसकी सक्सेस कैसे है, इसकी सफलता को कैसे? इसकी सक्सेस बहुत ज़बरदस्त रही। पूरे देश सरकारी लोगों को छोड़ दो कि कोई लोग साइकिल पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसमें आम आदमी सोचता है कि अरे लोग ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। तो सरकारी पक्ष को छोड़ दो आप कि किसने कारें घटा दी, क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। मैं आम जनता की बात कह रहा हूँ, आम जनता पे इसका असर है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोना मत खरीदो, ठीक है, उसका असर है। कल मुझे कलकत्ता से एक सज्जन मिलने आए थे, उनका ये ज्वेलरी का व्यापार है, तो मुझे कल ही मालूम पड़ा कि उनका ज्वेलरी का व्यापार है। तो उन्होंने कहा हम लोग अभी तो बहुत निराश हैं। मैंने कहा क्या हुआ? उनका प्रधानमंत्री की अपील हो गई सोना मत खरीदो, लोगों ने सोना खरीदना बंद कर दिया है। तो उन्होंने कहा मेरे शोरूम पे 4-4 करोड़ की सेल एक दिन में हो जाती थी, अब कितनी है? अब 10 लाख रुपए सेल हो रही है, कि 15 लाख सेल हो रही है। इसी एक घटना से पता लगता है नरेंद्र मोदी की अपील का कितना असर है जनता में, लोगों में जो है। तो दैट इज सक्सेस, अपील का असर है जो है। तो सर, जैसे पेट्रोल डीजल बचाने की जो अपील प्रधानमंत्री मोदी ने की है, तो इस पर इतनी राजनीति देश में क्यों है? भाजपा वर्सेस कांग्रेस क्यों हो चुका है? ये अनफॉर्चुनेट है। आज क्या भारतवासी ने टुकड़ों में बट गया है। सोशल मीडिया और न्यूज़ पेपर्स के कारण से जो है, इनकी डिबेट्स के कारण से जो है, आज निष्पक्ष कोई व्यक्ति रहे ऐसा लगता नहीं। व्यक्ति खुद मजबूर हो गया है, वो सोचने में पड़ गया कि मैं इस पाले में खड़ा हूँ, इस पाले में खड़ा हूँ। कि ज़माना था पंडित नेहरू के टाइम में एक अपील करते थे तो भारतवासी इतने लोग रेस्पॉन्स करते थे। टू सम एक्सटेंट इंदिरा गांधी तक भी यही था। अब तो ऐसा हो गया कि कोई अपील करे तो बीजेपी वर्सेस ये। अनफॉर्चुनेट जिसे कहना चाहिए। कमल हसन ने अभी जो है यही कहा कल परसों प्रधानमंत्री का सपोर्ट करते हुए कि ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए और देश के साथ खड़े होने का वक्त है, राजनीति करने का वक्त नहीं है। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को उदाहरण दिया। उन्होंने उस समय कहा था कि हम चाहे हारें चाहे जीतें, लेकिन ये जो समय है ना, ये लड़ने का उसका नहीं है, ये देश रहना चाहिए। हम हारें चाहे जीतें लेकिन देश ज़रूर रहना चाहिए वहाँ पे जो है। तो जो भाव है उस भाव की बहुत आवश्यकता है। सोशल मीडिया के कारण से पूरा देश मुझे ऐसा लगता है टुकड़ों में बढ़ता जा रहा है। कोई मुद्दा आता, विचार आता तो एक पक्ष अपने आप आधे घंटे में खड़ा होता है विरोध करने के लिए। और प्रधानमंत्री की अपील बिल्कुल सरल अपील है, प्रभावी अपील है, देश हित में अपील है। 1 साल के लिए कहा उन्होंने, मान जाओ ना यार उसको, लेकिन अब है ऐसा। अनफॉर्चुनेट, क्या कर सकते हैं। सर, 31 राष्ट्रों के बाद 32वें राष्ट्र नॉर्वे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस ग्लोबल पॉपुलैरिटी को आप कैसे देखते हैं? ये तो है ही, देखो ये भी एक विचित्र किंतु सत्य वाली कैटेगरी है। 32 सम्मान आप देखिए है, और मन से देते हैं लोग उसको, औपचारिकता नहीं है उस सम्मान के अंदर। जिस ढंग से पहनाते हैं, देते हैं, उनके चेहरे से पता लगता है कि नेचुरल है दैट वे जो है। और फिर देखिए एक और सम्मान मिला उनको इसके साथ साथ जो है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ का, उन्होंने पुरस्कार दिया कि कृषि उत्पादकता बढ़ा रहे हैं आप, जो है फूड सिक्योरिटी कर रहे हैं आप, किसान का वेलफेयर कर रहे हैं इसके लिए। तो नरेंद्र मोदी की तो ये बल्ले बल्ले चारों तरफ से पुरस्कार ही पुरस्कार। सर, इससे जुड़ा मेरा सवाल है कि विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जैसी लोकप्रियता है, उसको देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि मौजूदा हालात में नरेंद्र मोदी एकमात्र ग्लोबल लीडर नजर आ रहे हैं? हो सकता है क्योंकि ही इज़ द ओनली नॉन कंट्रोवर्शियल ग्लोबल लीडर एट द मोमेंट। देखो चाइना वालों को कोई मानता नहीं, कोई देखते हैं दीवारों में बंद रहते हैं, ठीक है ना, हिलते नहीं, जिसे कहते हैं मतलब एक मूर्ति की तरह रहते हैं वो एक तरह से, कोई आकर्षण नहीं उनके प्रति, वो कभी ग्लोबल लीडर नहीं बन सकते दैट वे। रशिया का देख रहे हैं, ट्रम्प बन सकता था, उसने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया, आत्महत्या कर ली। एज फार एज टू दैट एक्सटेंट जो है ये कोई चांस नहीं है। और संसार का कोई ऐसा नेता नहीं, कोई ऐसा देश नहीं जिसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या नरेंद्र मोदी मुकाबले में खड़ा हो। तो ब्रॉडली वी कैन कंक्लूड एट द मोमेंट ही इज़ द ओनली ग्लोबल लीडर।
सर, हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह नजर आया। आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो है ही। खैर, आप दृश्य देखिए, कहाँ खड़े हैं, 20,000 लोग सामने हैं। देखिए हेग में देखिए, लोग टूट के पड़ रहे हैं। और मैं तो हैरान होता हूँ खुद देख के कि भारत से भी ज़्यादा उत्सुकता लोगों को है ना विदेश में, उनको रहती है। एक ज़माना था प्राइम मिनिस्टर जाते थे, हम भी प्राइम मिनिस्टर साथ जाते थे मीडिया डेलीगेशन में, कोई 100 लोग आते थे मिलने, 200 लोग मिलने आते थे मैक्सिमम जो है। अब तो हज़ारों की संख्या में आते हैं। आयोजकों को सोचना पड़ता है कहाँ रखें हैं उसको, रिसेप्शन को, उस स्वागत के समारोह को जो है। तो सुपर, भारत के लोगों का प्यार मोहब्बत वही है। वो बाहर हैं तो भी, वो नरेंद्र मोदी जब जाते हैं उनको ऐसा लगता है उनका घर का कोई रिश्तेदार आ गया उनसे मिलने के लिए। इस तरह रिस्पॉन्स देते हैं वहाँ पे लोग जो है। दिस इज़ ऑल। सर, क्या ये सच है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के दौरान अलग अलग किस्म के चावल लेकर गए, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FAO के महानिदेशक क्यू डोंग्यू और अन्य लोगों को भेंट किया? हाँ, मैंने भी सुना है ये। एक्चुअली क्या, ही इज़ ए ग्रास रूट लीडर, ग्रास रूट मैन। नेचुरल खेती के बहुत पक्ष में थे। आचार्य देवव्रत हैं गुजरात के गवर्नर, उनके साथ मिलके ये बातचीत होती थी, वो उस काम को आगे बढ़ाते थे। तो चावल देखा, उनको बहुत अच्छे लगे। कुछ राज्यों के चावल थे, गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल का, पलक्कड़ चावल केरल का, जोहा राइस असम का, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश का, बासमती चावल इंडो गंगटिक क्षेत्र का। तो अलग अलग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले चावल वो अपने साथ लेके गए। अच्छा लगा उनको। उन्होंने लगा कि कोई बिलो स्टेटस है प्राइम मिनिस्टर के, वो तो ग्रास रूट पर्सन है ना, और देश की कल्चर को, एग्रीकल्चर को उनको प्रमोट करना है। तो नई बात थी, लेकिन ये सच है कि उसको लेके गए और लोगों ने अप्रिशिएट किया। कम से कम फार्मल कम्युनिटी जो है उसको, इस मूव को जो है ना अप्रिशिएट किया। सर, इटली और भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री का एक ज्वाइंट आर्टिकल प्रकाशित हुआ। दोनों नेताओं का आखिर रोड मैप क्या है? तो एक नई परंपरा है, नई शुरुआत है। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी के यहाँ से शुरुआत है ये, कि यात्रा से पहले दोनों राष्ट्रों के प्रमुख जो हैं एक समाचार पत्रों को इस तरह का जारी करें, अपना विचार, अपना भाव, जिससे एक रोड मैप का पता लगे पूरी दुनिया के, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं वहाँ पे जो है। तो ये जो मेलोनी के साथ इटली के प्रधानमंत्री के साथ जो जॉइंट आर्टिकल छपा, सबसे बड़ी उसमें बात कही गई कि नाउ वी आर टर्निंग टू ए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पहले सिंपल थी, ये हम इसकी तरफ जा रहे हैं वहाँ पे जो है। एक तो ये कहा। दूसरा कहा कि हम दोनों देश मिल के काम करना चाहते हैं, अपने विज़न को शेयर करना चाहते हैं आपस में जो है, और जो समस्याएं हैं हमारी उनको हम बैठ के हल करेंगे, और डेवलपमेंट के रास्ते हम दोनों साथ चलेंगे। अगले 5 साल का रोड मैप हमारा ये है। तो बेसिकली उस आर्टिकल के माध्यम से ये एश्योर किया गया दोनों देशों के लोगों को कि हम मीनिंगफुल डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपके वेलफेयर के लिए डिस्कशन करने जा रहे हैं, हमारे साझा विचार होंगे, हमारी साझा पार्टनरशिप होगी, और हम दोनों मिलकर दोनों देशों के कल्याण के लिए काम करेंगे। दिस वाज द क्रक्स ऑफ दैट आर्टिकल। सर, भारत में भी और भारत के बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करोड़ों प्रशंसकों में प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की मुलाकात को लेकर खासी दिलचस्पी रहती है। आप कैसे देखते हैं इस फिनोमेना? ये भी कुदरत का एक चमत्कार है। इस बार भी वही हुआ जो उन्होंने वायरल किया, सेल्फी लेकर के वहाँ जो है कितने करोड़ लोगों ने देखा। तो दर्शकों को उत्सुकता है। इस बार भी देखिए कितना ज़बरदस्त हंगामा हुआ। इंटरनेट टूट गया, आप तो मानिए इंटरनेट ब्रेक हो गया होगा दैट वे। तो ये एक सच है कि न केवल भारत में, विदेशों में भी मीटिंग है उनकी, या उनका जो वहाँ मिलने का एक जो क्रम है, उसको देख करके बड़ी ज़बरदस्त उत्सुकता रहती है। और वो उत्सुकता इस बार इस बात को लेकर प्रमाणित हुई कि करोड़ों लोगों ने उसको देखा, उस सेल्फी वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा। सर, आखिर क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये डिजिटल डिप्लोमेसी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मेलनी की ये मेलोडी सेल्फी इतनी वायरल कैसे हो गई? एक्चुअली क्या, नरेंद्र मोदी की डिजिटल डिप्लोमेसी नहीं है ये, और ये जो दोस्ती है, जो रिलेशनशिप है, ये एक वैसे प्रेम प्रसंग जैसी नहीं है। ये सोशल मीडिया की क्रिएट की हुई वो खूबसूरत रचना है, जिसमें दोनों एक तरह से नायक नायिका की भूमिका में सोशल मीडिया इसको देखता है, उसका प्रचार करता है इंस्टाग्राम पे, और करोड़ों लोग इसको देखते हैं। तो एक अलग तरह की दोस्ती है, एक अलग तरह का जिसे कहना चाहिए रिश्ता है। संसार की सबसे सुंदर डिजिटल प्रेम कहानी है, जिसको इतने लाइक्स और इतना रेस्पॉन्स उसको मिलता है। और वैसे क्या है कि रिलेशनशिप दोनों में नेचुरल है। आप देखिए नीले सूट में नरेंद्र मोदी कितने हैंडसम और कितने स्मार्ट लग रहे हैं, और उनसे ज़्यादा खुशी जो है ना मेलोनी के चेहरे पे है। वो तो इतनी खुश है, 100 साल बाद जैसे कोई मित्र मिलने आया हो, उसके चेहरे पे इतनी खुशी है। हर मोमेंट पे, जितना जो मोमेंट आप देख रहे हैं उसके अंदर जो है, आप देखिए ना कि कितने लोगों ने, 10 करोड़ लोगों ने, 100 करोड़ लोगों ने, कितनों कोई अंदाज़ा नहीं, अनुमान नहीं। इंटरनेट ब्रेक हो गया उसके अंदर जो है। तो है ये रिलेशनशिप ऐसी। Then sir, how would you like to explain #Melody? हैशटैग मेलोडी में ये है कि पहला जो उसका भाग है वो तो मेलोनी के प्रथम नाम का है,
सेकंड नरेंद्र मोदी के सेकंड नाम का है, तो मिल के क्या है कि वो ये हैशटैग बन गया और हवा में उड़ गया आकाश में, जैसे उड़ता है एक तरह से, बिल्कुल उड़ान भरी इसने, दैट वे कहना चाहिए जो है ये। और पॉपुलरिटी देखिए उसकी आपके 100 मिलियन क्रॉस कर गया। आज संसार का कोई ऐसा नेता है जिसका कोई वीडियो 100 मिलियन क्रॉस कर जाए? असंभव। तो आई थिंक मेलोनी इज़ लकी टू हैव द कंपनी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उसको इतना प्रचार मिलता है उनके कारण से। तो इस कहानी के जो कहना चाहिए प्रचार, चाहे सोशल मीडिया की कहानी है जो है, इसके जो असली हीरो हैं, असली नायक हैं, वो नरेंद्र मोदी हैं, जिनके कारण से मेलोनी का प्रचार भी साथ साथ रहता है दैट वे जो है। और पूरे संसार में आज देखिए ये वीडियो वायरल हुआ दैट वे। तो सुपर एक्सीलेंट पॉलिटिकल फ्रेंडशिप, जिसको सोशल मीडिया ने और इंस्टाग्राम ने इस तरह से प्ले किया कि सारा संसार इसकी तरफ आकर्षित हो गया। सर, आखिर 24 घंटे की इटली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या क्या एंगेजमेंट थे मेलोनी के साथ? एंगेजमेंट थे। एक तो ये था ही कि भाई सेल्फी हुई, ठीक है, उसके बाद में कार में बैठ के घूमे, फिर गार्डन में घूमे, ठीक है, और उसके बाद जो है ये कुछ आर्थिक समझौते वगैरह हुए, डिनर पे गए जो है। तो एक क्या है कि जो ऑफिशियल एंगेजमेंट थे सारे ऑफिशियल, लेकिन लगते ऐसे थे कि पर्सनल एंगेजमेंट हैं, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसी है दोनों के बीच में जो है दैट वे। तो अच्छे थे एंगेजमेंट सारे, दोनों पक्ष खुश थे, नरेंद्र मोदी खुश थे, मेलोनी उससे भी ज़्यादा खुश थी, और अच्छी रही यात्रा एट द एंड ऑफ द डे। सर, मैंने अक्सर आपसे सुना है कहते हुए कि नरेंद्र मोदी जिस चीज़ को भी हाथ लगा लेते हैं वो सोना बन जाता है। तो सर, क्या ये जो मेलोडी जिसका जिक्र हो रहा है, मेलोडी का जो कंपनी है पार्ले, उसके लिए भी ये ग्लोबल मोमेंट आ चुका है सर, ब्रांडिंग का? एक्चुअली आ गया था वो, तो इसमें थोड़ी गफलत भी इसके अंदर जो है, उसका शेयर आसमान में चला गया, 6 घंटे में 6% बढ़ गया। बाद में मालूम पड़ा इज़ ए डिफरेंट कंपनी जो रजिस्टर्ड ही नहीं है अभी शेयर मार्केट में, तो थोड़ा नीचे आया और उनको पता नहीं कि उनका भविष्य सुधर गया। वो तो कंपनी अननोन थी, अनरिलेटेड थी, उसको अनुमान नहीं था कि नरेंद्र मोदी आएंगे और आकर के मेरे बारे में ये कहेंगे, इस टॉपिक के बारे में ये कहेंगे, और टॉपिक इतनी पॉपुलर है। तो चल गया नारा। अब ये देखिए, कहाँ तो इटली और कहाँ नोएडा, लेकिन आइडिया ट्रैवल कर गया ना। ये वरदान है उन लोगों का दैट वे। वो कंपनी निहाल हो गई देखिए आप ये। तो नरेंद्र मोदी हाथ में वरदान है, चाहे मखाना को पकड़े, चाहे वो बंगाल गए थे तो वो झालमुड़ी का किस्सा आपके सामने है, वो देखो मिलना बंद हो गई, माइती बिकी वहाँ पे, सारे देश में लोग झालमुड़ी की बात करने लग गए। और अब ये नई बात आ गई टॉफ़ी वाली, तो एक नई कल्चर हो गई है। लोग पहले बर्थडे पे गिफ्ट में है ना कोई साड़ी देता था, कोई आईफोन देता था, कुछ देता था। आई एम श्योर कि लोग ये टॉफ़ी देने लग जाएंगे जा करके उसको। तो नरेंद्र मोदी के हाथ में है ये, जिसको छूते हो सोना हो जाती है। अनबिलीवेबल, लेकिन है तो है। और आप देखिए उनकी पॉपुलरिटी की सीमा, उस दिन जो है चॉकलेट है ये जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गई सारे संसार से, प्रोडक्शन बढ़ा दिया उन्होंने। तो बैठे बैठे उनके घर में सोना बरसा। और क्यों बरसा? कि नरेंद्र मोदी जिसी को छूते हैं वो सोना बन जाती है। सर, मैंने सुना है मेलोनी ने इस बार हिंदी बोली और हिंदी में कहा परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप क्या कहना चाहेंगे? वही नरेंद्र मोदी की संगत में रहोगे तो यही होगा, ठीक है ना। उन्होंने उसको हिंदी बोलना सिखा दिया। नरेंद्र मोदी तो राष्ट्रवादी व्यक्ति है ना, कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति होता ना, द कंपनी यू कीप दैट वे जो है। तो हिंदी भी सिखा दिया उसको, अगली बार जाएंगे हिंदी बोलने भी लग जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी का मॉरल इन्फ्लुएंस है, एंड दैट्स अगेन इन द नेशनल इंटरेस्ट टू प्रमोट आवर नेशनल लैंग्वेज अक्रॉस द बॉर्डर्स। सर, आखिर क्या है भारत और मेलोनी के इटली के बीच व्यापारिक रिश्ते? रिश्ते अच्छे हैं दोनों के बीच में। आप देखिए अभी उन्होंने कहा है कि लोगों को नौकरी देंगे, और जो व्यापार है इसको 2030 तक हम इसको डबल कर देंगे। तो अच्छा भविष्य है दोनों का और अच्छे रिश्ते हैं। सर, आखिर भारत को क्या मिला है इटली दौरे से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और क्या दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच का मधुर संबंध आने वाले समय में भारत और इटली के संबंधों को और मजबूत करेगा? निश्चित तौर पे। ये मैंने आपसे कहा ना कि ये जो एक बेसिक समझौता हुआ है अभी, ये उसका एक जस्ट ए बिगनिंग ऑफ ए सिचुएशन। आगे चल के भी आप देखना भारत इटली के बीच में बड़े बड़े समझौते होंगे, बड़े बड़े जिसे कहना चाहिए एग्रीमेंट होंगे, और दोनों राष्ट्र मिल के जो एजेंडा है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकसित भारत का एजेंडा मुझे लागू करना है 2047 का, उसमें इटली सर्टेनली विल हैव देयर रोल, आई एम श्योर। सर, स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक लेख प्रकाशित हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं? वो भी यही था, जनता को विश्वास दिलाना कि हमारा जो साझेदारी, हमारी पार्टनरशिप है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, और हम दोनों इसके लिए काम करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। तो एक तरह से एक आह्वान था, मतलब
एक नया ट्रेंड मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी ने नया ट्रेंड शुरू किया कि जिस देश में जाएँ वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री साहब उनका एक जॉइंट आर्टिकल आना चाहिए, तो एक मैसेज एकता का जाता है। यात्रा से पहले एकता का मैसेज जाता है एक तरह से कि भाई ये यात्रा शुरू होने से पहले आप कहिए, यात्रा कंक्लूड होने से पहले एक मैसेज जाता है वहाँ दोनों देशों के ऑडियंस के लिए कि दे आर वन, दे आर टुगेदर, दे आर वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द कंट्रीज। दिस वॉज द थीम ऑफ दिस स्वीडन आर्टिकल आल्सो। सो ये बताइए, व्हाई इज मोदी वूनिंग नॉर्दर्न यूरोप? मोदी इज इन ए वे गिविंग प्रेफरेंस टू नॉर्दर्न यूरोप। उसके कई कारण हैं। देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये कि वहाँ के जो देश हैं वो एक्सपर्ट हैं इसमें, आपके डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में, फिर उन देशों से व्यापार करना है, फिर जियोलॉजिकल कुछ प्रेफरेंसेस है। तो इन सब कारणों से क्या, बिकॉज नरेंद्र मोदी इज़ ए विजनरी, तो जानते हैं कि इन राष्ट्रों को हमें अपने नज़दीक लाना है, इन राष्ट्रों को अपने से जोड़ना है, आर्थिक दृष्टि से एक और ज़्यादा आपस में रिश्ता बनाना है। सो दिस इज़ ऑल, तो इसलिए प्रेफरेंस है उनका वहाँ के लिए। सर, व्हाई स्वीडन emerging as a key partner for India in defense and technology? वो तो एक है, विचार है। अब भारत तो क्या ना, जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं हर जगह डिफेंस का ज़रूर जिक्र होता है उसमें। डिफेंस है, AI है, टेक्नोलॉजी है, UPI पेमेंट्स हैं, सबका जो है इसी तरह से माना गया है, ये सोचा गया है एज ए प्रायोरिटी के अंदर जो है कि स्वीडन भी जो है अब हमारी डिफेंस की प्रायोरिटी में होना चाहिए। हमारे रिश्ते डिफेंस में स्वीडन के साथ और मजबूत होने चाहिए। सो दिस इज़ द बैकग्राउंड। इस यात्रा के दौरान भारत और स्वीडन के बीच में क्या क्या समझौता हुआ और क्या मोदी जी लाए हैं स्वीडन से भारत के लिए? बेसिकली सबसे बड़ा समझौता तो ये हुआ उसमें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो रुका हुआ था, 27 जनवरी को लोग आए थे इंडिया, तो कहा था कि होगा, हुआ नहीं था, साइन नहीं हुए थे। तो मोदी जी ने प्रॉमिस ले लिया है वहाँ के EU चीफ से, जो हैं यूरोपियन संघ के चीफ से, कि इस बार इस वर्ष के अंत तक है ना आप इसको डेफिनेटली साइन कर दोगे। तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस यात्रा की ये रही स्वीडन के मामले में नरेंद्र मोदी की, कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसको उन्होंने कहा कि मदर ऑफ ऑल डील्स जो है वो साइन हो जाएगा, और यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस यात्रा की रहेगी। सर, क्या है स्वीडन और भारत के बीच व्यापारिक रिश्ते? व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप टोटल देखेंगे तो जो ट्रेड का बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है हमारे पक्ष में जो है, तो अच्छा है। भारत, उनका जो व्यापार के रिश्ते हैं वो अच्छे हैं, और इसमें इंडिया जो है वो बेनिफिट में है। स्वीडन में बंगाली स्टाइल में नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ, क्या है आखिर उसका मैसेज? मैसेज उसका ये है कि बंगाल की जीत का असर वहाँ भी दिखाई दे रहा है। वो लोग उत्साहित थे वहाँ पे जो है कि बंगाल में भाजपा सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है एक प्रकार से। तो ये फर्स्ट रिएक्शन था एब्रॉड यहाँ की भाजपा सरकार बनने का। बंगाल में, कलकत्ता में जो भाजपा की सरकार बनी, उसका फर्स्ट इंटरनेशनल रिएक्शन ये था, नरेंद्र मोदी गए तो वहाँ के लोगों ने बंगाली स्टाइल में उनका स्वागत किया। इन ए वे थैंक यू वोट था नरेंद्र मोदी के लिए फॉर हैविंग ए गवर्नमेंट इन कलकत्ता। सर, ये कहा जाता है कि स्वीडन में आज भी महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृतियां शेष हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री मोदी इतने भावनात्मक मुद्दे पर इतने खुश हुए, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, सच है, बात है। महात्मा गांधी तो जहाँ भी जाते हैं उसके वैसे स्मारक पे जाते थे, दैट पे उनकी स्मृतियाँ वहाँ शेष हैं। और रही बात रविंद्रनाथ टैगोर की, तो वो तो निश्चित तौर पे हैं। तो उन दोनों लोगों ने जो है उनकी विरासत को बहुत सम्मान से देखा, ढंग से देखा। तो दोनों राष्ट्रों ने जो है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृतियों को, विरासत को बहुत सम्मान से देखा, एक दूसरे को स्मृति चिन्ह भेंट किए। प्रधानमंत्री ने शांति निकेतन, जहाँ से जुड़े हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर, वहाँ के कुछ उपहार जो है एक बक्से में रख के उनको दिए। उसके बदले में वहाँ के प्रधानमंत्री ने रविंद्रनाथ टैगोर की जो सूक्तियाँ थी एक बॉक्स में रख के उनको दिए। प्रधानमंत्री जी भावुक हुए, बड़े खुश हुए एक तरह से, और उन्हें अच्छा लगा। एक्चुअली क्या 1913 में जो है उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था गुरुदेव को, लेकिन उसको लेने जा नहीं सके थे। फिर 1921 में गए, दैट वे जो है। तो पुरानी स्मृतियाँ हैं, भारत के लोग हैं, विदेश में उनका इतना मान सम्मान। तो प्रधानमंत्री भावुक थे, प्रधानमंत्री खुश थे। सर, भारत और स्वीडन के भी जो ऐतिहासिक संबंधों का अगर जिक्र होता है, उसकी अगर व्याख्या की जाती है इतिहासकारों द्वारा, तो वो यही बताते हैं कि सिर्फ अंग्रेज़ ही नहीं आए थे भारत, स्वीडन वाले भी भारत आए थे, और उन्होंने भी तमिलनाडु में एक फैक्ट्री खोली थी। इससे संबंधित आपको कुछ याद है सर? सच है ये बात, मैंने पढ़ा इसको। फैक्ट्री चल नहीं पाई, बन नहीं पाई, क्योंकि कुछ ब्रिटिश और फ्रांसीस लोगों ने उसमें विरोध कर दिया था, दैट वे। लेकिन ये सच है कि भारत और स्वीडन के संबंध तब के हैं, 300 साल पुराने संबंध हैं, जिनको करने के लिए नरेंद्र मोदी वहाँ पे दैट वे गए मिलने के लिए। तो एक घटना बताती है कि भारत में स्वीडन के लोग तब भी आना चाहते थे। तो दोनों देशों के बीच में एक सांस्कृतिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। इस घटना का यही मैसेज है।
ओस्लो में नीदरलैंड्स के 39 वर्ष यंग प्राइम मिनिस्टर को देखकर आखिर क्या कहा मोदी जी ने? नरेंद्र मोदी वाज क्या कहते हैं थ्रिल्ड एंथुजियास्टिक दैट वे जिसे कहना चाहिए, सच ए यंग प्राइम मिनिस्टर एट द 39। तो उन्होंने कहा कि माई नेशन इज आल्सो यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, दैट वे जो है एक मैचिंग रेस्पॉन्स उन्होंने वहाँ दिया उनको। बट इज हैप्पी एंड अमेज्ड टू सी इतना यंग प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ऑल। सर आखिर भारत और नीदरलैंड के क्या हैं व्यापारिक रिश्ते? नीदरलैंड के व्यापारिक रिश्ते सबसे पहले तो ये चिप का रिश्ता है। अभी उन्होंने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में जो है चिप का एग्रीमेंट किया है। 91,000 करोड़ रुपए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसमें लगाएगा। 90% चिप जो है ना ऑलरेडी इंपोर्ट होती है, उस फैक्ट्री के बनने से विदेशों पर हमारी निर्भरता जो है कम होगी। दूसरा इसमें जो है ना क्रिटिकल मिनरल्स का सवाल है। हमारे पास में कम से कम 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, लेकिन उनको डेवलप नहीं कर पा रहे। उनको प्रॉपर उनका माइनिंग हो, उसके लिए क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, ये कंट्री जो है ये हमें इसके लिए देगा। ये दो इसमें जो है। तीसरा फिर इनका ये है कि 30 किलोमीटर लंबा गुजरात में एक पुल है, वहाँ पे जो है तो उस पुल के अंदर जो है वाटर मैनेजमेंट का कुछ काम है, तो ये वाटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, तो ये लोग जाएंगे तो वहाँ उनकी मदद होगी। नीदरलैंड के साथ ही बेसिक समझौता ये है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आपकी AI है, और दूसरा हेल्थ का इशू है वहाँ पे जो है, और डिफेंस है। ये सारे जो बेसिक इश्यूज़ हैं वो उनके साथ हैं। सर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सदी आपदाओं और बर्बादी की सदी है। अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो पिछले दशकों की सारी प्रगति बर्बाद हो जाएगी। इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, ही इज़ विजनरी। उन्हें आने वाला कल देख लिया है कि संसार अगर ऐसे लड़ता रहा, युद्ध खत्म नहीं हुए, तो संसार से पेट्रोल खत्म हो जाएगा, व्यवस्था खत्म हो जाएगी, गैस खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और 100 दशक पहले जो हमारे हालात थे, स्टोन एज जिसको कहते हैं, वापस वहीं पहुंच जाएंगे। तो ही इज़ करेक्ट, दिस शोज इज विजन अबाउट द कमिंग डेज, और चिंता बता रहे हैं संसार को कि इसको हल करो इसको। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान अपने मूल विचार को फिर दोहराया, मिलिट्री एक्शन अलोंग कांट ब्रिंग पीस। तो सर इस समय में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्शन को कैसे देखते हैं? ही इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। उनकी बेसिक फिलॉसफी है कि इसका हल युद्ध के मैदान में नहीं होगा, ये टेबल पे होगा, डायलॉग डिप्लोमेसी से होगा। उसी बात उन्होंने वहाँ दोहराया है, और सारे राष्ट्र अस्वीकार करते हैं। देखो रूस यूक्रेन का हल नहीं निकला, ईरान अमेरिका के युद्ध का हल नहीं निकला, इजराइल का इसका हल नहीं निकला। तो प्रिंसिपल वही है, नरेंद्र मोदी का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, उसी को उन्होंने वहाँ पे रिपीट किया जा करके। और फिर लोगों ने कहा कि वी सी ए रे ऑफ होप इन यू दैट वे। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी इज़ द वॉइस ऑफ पीस इन द एंटायर वर्ल्ड एट दिस मोमेंट जो है। तो ये यूनिवर्सल व्यू है नरेंद्र मोदी का जो कह रहे हैं वो। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीदरलैंड्स की यात्रा है उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री ने भारत की 11वीं सदी की जो चोल ताम्र पट्टिकाएं हैं वो वापस की हैं, मतलब भारत को लौटाई हैं। इस घटना को आप कैसे देखते हैं सर? अच्छा है, देखो तमिलनाडु से संबंधित है ये साम्राज्य जो है चोल का, ये तमिलनाडु में था, तो तमिलनाडु के लोग बहुत खुश हैं। और वैसे भी क्या है कि एक इस तरह का अभियान चला दिया नरेंद्र मोदी ने 2014 से कि भारत के ऐसे जो बहुमूल्य चीज़ें, इमोशनल चीज़ें, मूर्तियाँ हैं, सब हैं जो विदेश गई हुई हैं, उनको एक एक करके वापस लाना है। ये बाकायदा उनका एक कैंपेन है, वेल टाइम प्लान्ड है। और शायद सैकड़ों मूर्तियाँ इस तरह की पहले ऑलरेडी आ चुकी हैं, सैकड़ों गिफ्ट पुरानी जो थी वो आ चुकी है। ये क्रम वहाँ जारी था। अच्छा है ये प्रयास, देश के लोग जुड़ते हैं इससे, खासकर तमिलनाडु के लोग इस घटना से जुड़े। सर नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोन्सगार स्टोरे प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर छोड़ने गए, लेने गए, इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? ये तो नरेंद्र मोदी के लिए आम बात है, लोग प्रोटोकॉल तोड़ते हैं उनके लिए। कई बार मैंने पहले भी देखा है लोगों को, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो प्रोटोकॉल तोड़ के वहाँ चले जाते हैं लेने के लिए। दिस इज़ वन मोर एक्सेप्शन विच इंडिकेट्स द पॉपुलरिटी एंड लव एंड अफेक्शन फॉर नरेंद्र मोदी इन दैट कंट्री। जी सर, व्हाई इज नॉर्वे इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज ग्रीन एनर्जी एम्बिशंस? नॉर्वे का बेसिकली क्या है कि एक तो यूरोप में तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। अभी गए थे LPG के एग्रीमेंट में, LPG आता भी है वहाँ से जो है, इसको बढ़ाने की बात है, इसको थोड़ा सुधारा जाए। तो इस यात्रा में क्या है कि एक फील गुड रिलेशनशिप है ना जिससे बनी नॉर्वे के बारे में जो है कि ये हमें ज़्यादा तेल मिले, हम बढ़ाएं, हमारे साथ खड़ा रहे। तो बेसिकली ये सही है कि इट्स वन ऑफ द मेजर ऑयल रिसोर्स इन यूरोप, और नरेंद्र मोदी उससे निकटता चाहते हैं ऑब्वियसली, और इस यात्रा में निकटता और आगे बढ़ी है। सर ओस्लो में हुए इंडिया नॉर्वे समिट और स्वीडन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो बिजनेस मीटिंग हुई सर, उसमें इतनी मात्रा में कॉर्पोरेट और जो बिजनेस लीडर्स थे उनकी प्रेजेंस को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल प्रेजेंस से पीपल आर कीन टू इन्वेस्ट इन इंडिया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया, बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी इन इंडिया, दैट विच है। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट।
आइए यहाँ निवेश करिए एट द मोमेंट जो है। तो जो भरोसा होता है ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, वो भारत में है। दूसरा, उनको मालूम है कोई कमिटमेंट होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो उसमें लाल फीताशाही नहीं होगी, रेड टेप नहीं होगा उसके अंदर। ये भरोसा नरेंद्र मोदी के समय में बना है गवर्नेंस का देश में, और वो में से विदेश तक गया है। इसलिए दोनों जगह जो है ना हर लोग आए, जिनको इन्विटेशन किया वो सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और सीरियसली उन लोगों ने ये मन बनाया है अपना कि चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। एंड दिस विल बी प्रोजेक्टेड इन द कमिंग मंथ्स, ये मेरा मानना है। सर आखिर क्या कहा नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन राउंड टेबल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में? उनको भी यही कहा बेसिकली, इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट, कम एंड इन्वेस्ट हियर जो है। और वहाँ के सीईओज़ वगैरह आए थे, कुछ क्वेरीज थी, उसका उन्होंने जवाब दिया वहाँ पे जो है। और अब क्या है कि वहाँ के जो सीईओज़ हैं वो यहाँ के लगातार ये जो कंसर्न मिनिस्ट्री है आपकी, उससे संपर्क में रहेंगे और यहाँ से फॉलोअप होगा उसमें जो है। बेसिक उनका ये था दोनों जगह कहने का, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडिया, कम टू दिल्ली, इन्वेस्ट इन इंडिया, वी विल टेक केयर ऑफ योर एवरी प्रॉब्लम, ऑल प्रोसीजरल इशूज़, बट एटलीस्ट कम एंड मेक मेजर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। यही वहाँ का उन्होंने, यही वहाँ का जहाँ भी जाते हैं वो बेसिकली यही एक कॉमन परफॉर्मा रहता है बातचीत। सर आखिर कब तक साइन हो जाएगी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने वाली फ्री ट्रेड डील, और इससे सर भारत को आने वाले समय में इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा? वो डील तो साइन हो जाएगी, नरेंद्र मोदी को उन्होंने कमिटमेंट दिया है वहाँ की चीफ ने, ईयर एंड तक हो जाएगी, आई एम श्योर डील हो जाएगी। और फ़र्क तो ये है कि 97% गुड्स जो हैं जो यूरोप में भेजते करते हैं अपन जो है आते हैं, ये सब जो है टैक्स फ्री हो जाएंगे, कस्टम फ्री हो जाएंगे, दैट वे इससे टैक्स नहीं लगेगा। बिजनेस के एक बहुत बड़ा बूस्ट है ये बिजनेस रिलेशनशिप में जो है, और यहाँ बहुत बड़ा एक मोरल बूस्टर है फॉर द इकोनॉमी और उन लोगों के लिए जो कारोबार करते हैं उनके साथ में जो है। तो जिसको कहा गया मदर ऑफ ऑल डील्स, तो इट विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ए वेरी मेजर पॉजिटिव स्टेप। सर आखिर क्या है इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर? ये एक नए युग की शुरुआत है देखा जाए तो। अब ये जब बन जाएगा कॉरिडोर जो है, तो इससे क्या है कि 30% तो कॉस्ट कटेलमेंट हो जाएगा, 40% टाइम सेविंग हो जाएगा। 40 दिन लगते हैं सामान को भेजने मंगाने में, 25 दिन लगेंगे वहाँ पे आपका जो है। सड़क रेल समुद्र सब जो है ना एक हो जाएंगे आपस में, यूपीए का विस्तार हो जाएगा। तो कुल मिला क्या है कि एक नया संसार है, और फिर एक नया एक सिल्क रूट बन जाएगा वर्ल्ड के अंदर जो है। तो एक प्रैग्मेटिक बिजनेस प्रपोजिशन है, और अगर ये बन जाता है इससे, तो ये आने वाला जो कारोबार है, कारोबार का नक्शा है संसार का जो है, वो बदल जाएगा इससे। सर थर्ड इंडिया नॉर्डिक समिट के बारे में 2 शब्द। ये वही है कि ये राष्ट्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी इनसे मित्रता चाहते हैं, और वही जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने आपसे बताया है, जिसके अंदर की डिफेंस है, उसमें आपका एआई है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सब है, बिजनेस डील्स हैं, ये मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके अंदर जो है, और ये राष्ट्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए सम्मेलन में भारत ने सब बातें कही हैं। सर प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर ऐसा क्या कह दिया और चौंक गई आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन, और वायरल हो गया वो? प्रधानमंत्री ने भाषण में जिक्र किया था संबंधों का, कि 2 देश के संबंध ऐसे हैं। एकदम से हैरान हुआ, उन्होंने कहा कि यहाँ भी संबंध का मतलब यही होता है जुड़ाव होता है, दोस्ती होती है, मित्रता होता है, एक दूसरे से संपर्क में आना होता है, और भारत का भी यही है। तो हैरान थी इस बात से कि भारत का जो अर्थ है संबंध का, वही अर्थ है आइसलैंड में भी जो है। तो बस वो इमोशनल थी और वो वीडियो वायरल हो गया। नरेंद्र मोदी को भी अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति की पकड़ यहाँ तक है। जी सर, एक नागरिक होने के नाते क्या आपको भी इस बात की चिंता है कि डॉलर का भाव 100 रुपये के बराबर होने जा रहा है? मुझे इसकी चिंता नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ये एक वो टोकन है, एक तरह सिंबॉलिक होती हैं केवल। आप ये मान लीजिए, ये दाम रोज़ उठते हैं, रोज़ कम होते हैं, शेयर मार्केट है ना, आज जाएगा ठीक हो जाएगा। तो जैसी सिचुएशन ठीक होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक होगी, ये दाम वापस ठीक हो जाएंगे, रुपया ठीक हो जाएगा, पेट्रोल का दाम ठीक हो जाएगा, और जो कुछ आज स्केर्सिटी है कहीं गैस वैस की, तो वो नहीं रहेगी वह। तो समय के साथ साथ होता है, ये स्थायी नहीं है, मेरा मतलब कहने का जो है। तो 100 रुपये से क्या 125 हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कि ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो रहा है, ये असाधारण परिस्थितियों में हो रहा है। और जैसी असाधारण परिस्थितियाँ सामान्य परिस्थितियों में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सब स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। चिंता की बात है, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट चिंता नहीं करनी चाहिए। जीसी सर, आज के शो में ट्रम्प को लेकर कोई बात नहीं हुई। आखिर दुनिया के राष्ट्रपति खुद को समझने वाले ट्रम्प का क्या हाल है, क्या है उनका मूड? अब ट्रम्प तो एक क्या कहना चाहिए, एक प्रॉब्लम है दैट इज है। इतने उनके बयान आते हैं, अब तो कई बार ये मन करता है लोगों का ब्लॉक कर दो उस साइट को जहाँ से उनको आ रहे हैं ये सब जो है। सुबह बयान आएगा हम हमला करने की सोच रहे हैं, शाम को आएगा फिर हमने विचार स्थगित कर दिया है, धमकी फिर देंगे,
मतलब इतना ज़्यादा किरकिरी हुई है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो इतिहास कभी उन्हें माफ़ नहीं करेगा। डिप्लोमेसी का एक स्टैंडर्ड होता है, एक स्टेटमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है, कमिटमेंट होता है, एक भावना होती है। उन सब को जिसे कहना चाहिए बुल इन चाइना शॉप जो कहते हैं, जिस तरह से उसको उन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। सैंक्टिटी ऑफ वर्ड्स हैज़ गॉन टोटली जो है। और वो क्या कर रहे हैं आप देखिए, सीनेट ने अधिकार छीन लिए उनके, तो मानते नहीं, कहते हैं वीटो पावर है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया टैरिफ में लगा सकते, उनको नहीं माना, उनकी आलोचना कर दी, कंटेम्प्ट कर लिया। तो वहाँ तो कुछ ऐसा हो गया है कि कुछ अलग तरह का राज हो गया अमेरिका में, ऐसा लगता है कि सीनेट की नहीं चल रही। और आज मैंने देखा फिर से नया हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ईरान के ऊपर। सीनेट ने मना कर दिया, फिर भी उसी काम को कर रहे हैं। इसी बीच में एक डेवलपमेंट ये था शायद पढ़ा कि उनकी लड़की को कोई थ्रेट वेट आई है किसी तरह से, तो दैट्स अनफॉर्चुनेट। ये सब तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रम्प क्या है, ट्रम्प इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन जिसे कहना चाहिए। ट्रम्प इज़ बियॉन्ड डिफाइन जो है, और सारा संसार दुखी है दैट वे। और देखो एक व्यक्ति के कारण से आज गांव का चूल्हा भी जलता है, उसको भी प्रभावित हो रहा है। अब मैं नोएडा से आ रहा था यहाँ से, एक जगह जो डोसा वोसा बनाते हैं ठेले वाले, पानी पूरी बनाते हैं, भेलपूरी बनाते हैं ऐसे, तो मेरा मन हुआ चलो यार इधर से थोड़ा खा के चलते हैं। गया वहाँ पे, उसने कहा बंद हो गया, क्यों? वहाँ गैस महंगी हो गई, तो 2 ठेले बंद हो गए। ये शुरुआत है। तो नरेंद्र मोदी क्या करें, कितना करें, एक लिमिट है ना। इसलिए बार बार कहते हैं वो आने वाला कल सीरियस है, चिंता बताते हैं। कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें चिंता बताई उन्होंने जो है। तो ये सारा संसार एक व्यक्ति के इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के कारण से बर्बाद हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। और ये कब तक होगा कहा नहीं जा सकता। इसका इंतज़ार है कि शायद कभी समझौता हो जाए तो सब स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएंगी वापस, जिसे कहते हैं। और समझौता नहीं हुआ और वो डिफाइंड रहा, उसने सीनेट को भी नहीं माना, तो लेट्स सी फाइनली वेयर इट एंड्स। ए सीरियस कंसर्न। तो सर, प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा और ट्रंप की चीन यात्रा को आप तुलनात्मक दृष्टि से कैसे देखते हैं? देवर इन कमांड चाइना। एक तरह से यात्रा ब्लफ थी ट्रंप के लिए देखा जाए तो। ट्रंप ओनली लॉस्ट। जो बॉडी लैंग्वेज थी चाइनीज़ प्रेसिडेंट की और चाइना के डेलीगेशन की, और थोड़ा सा व्यंग था उसके अंदर कि आए हैं फिर डील करने, ओके बताओ क्या है, देखते हैं, करेंगे, दैट वे जो है। तो ट्रंप ने आपको छोटा महसूस किया होगा, अमेरिका के नागरिकों ने अपने आप को छोटा महसूस किया होगा उस दिन जो है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट प्रिवेल्ड अपॉन हिम लाइक एनीथिंग जो है, और फिर कुछ परिणाम नहीं निकला। चाइना को मालूम था कोई परिणाम निकलेगा, बातें होंगी केवल, कोई डील साइन नहीं हुई। 2 दिन तक 6-6 घंटे मीटिंग हुई, कोई डील साइन नहीं हुई। तो दे आर जस्ट अम्यूज्ड ऑन ट्रंप। तो कुल मिला के जो है ट्रंप लॉस्ट द ग्राउंड एंड चाइनीज़ प्रिवेल्ड अपॉन हिम। सर, विदेश यात्रा से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मई को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक की, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें इस बैठक से थी, पॉलिटिकल सर्कल में भी और अदरवाइज भी बहुत चर्चा में था कि क्या कुछ होगा। तो आपको लगता है कि अब बैठक हो चुकी है, 4.5 घंटे चली, यहाँ पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बदलाव हो सकता है? दूसरा ये कि एक मोस्ट अवेटेड संगठन में भाजपा के बदलाव हो सकता है, और क्या कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी बदले जा सकते हैं? आपके 2 प्रश्न हैं। पहला है कि बैठक में क्या हुआ, कैसी थी। इट वॉज ए वेरी सीरियस कैबिनेट मीटिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कहा, विकसित भारत 2047 इज़ नॉट ए स्लोगन, इट्स ए कमिटमेंट, और हमें इसको पूरा करना है। इसके बाद में वहाँ जो है प्रेजेंटेशन हुए, 9 मंत्रालयों ने प्रेजेंटेशन दिए, कुछ मंत्रालय इंपॉर्टेंट उनका वैसे दैट वे जो रिव्यू हुआ, एक तरह से मिड टर्म रिव्यू था सरकार का ये। तो कहा गया कि 2 साल में जो है ये आपने क्या किया है, मतलब, और क्या आपने फैसले लिए, उसका क्या पब्लिक इम्पैक्ट रहा, और अगले समय में आप क्या फैसले लेने वाले हैं। इसके साथ ही फिर ये कहा कि जो सुधार आपने किए हैं उनको 3 श्रेणियों में बांटा। उन्होंने कहा एक तो कानून में कौन से बदलाव आपने किए हैं, रणनीति में कौन से बदलाव किए हैं, और इन बदलावों का क्या असर है, और काम करने के तरीके में क्या बदलाव आपने किए हैं। बड़ा सीरियस डिस्कशन था, सीरियस था सारा का सारा रिव्यू है। 2 मंत्री सीनियर लोग नहीं थे, राजनाथ सिंह और JP नड्डा विदेश सरकारी काम से गए हुए थे। दैट वे जो है इट वॉज ए वेरी सीरियस डिस्कशन। पहली बार जो है ऐसा लगा लोगों को जो भाग लिया मंत्रियों ने कि वाकई हमारा सीरियस रिव्यू जो है ना हो रहा है। तो दिस वॉज ए 100% सक्सेसफुल मीटिंग बाय द प्राइम मिनिस्टर। सेकेंड जो आपने कहा कि क्या इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल और ये होगा, तो ये बात तय है कि इस बैठक में जो 5 वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं और 5 जो टॉप बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, वो मैंने सुना उनका आइडेंटिफिकेशन शायद प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे
हुआ बताया, दैट वे जो है। तो अगला मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो इसको उसमें ध्यान रखा जाएगा। अब प्रश्न ये कि कब होगा ये, तो देखो ये बात तो केवल 2 लोग ही देश में जानते हैं। कभी भी कुछ लोग कहते हैं केवल एक ही व्यक्ति जानता है, एट टाइम्स ये भी कहा जाता है जो है। तो अब देखिए आइडिया तो बना हुआ है उनके मन में, और बहुत से लोगों के बारे में है कि ड्रॉप करना है और यंग जनरेशन को चांस देना है, यंग लोगों को आगे लाना है। संगठन में तो एब्सोल्युटली यंग लोग आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट यंग आया वहाँ पे जो है। मुख्यमंत्रियों की बात है, मैंने सुना कुछ राज्यों में परिवर्तन करने का मन बन चुका है। अब प्रश्न ये है कि कंसेशन नहीं हो पा रहा नाम पे, किसको भेजें जो है, तो फिर लटक जाएगा। हर राज्य की अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी समस्या है, उस कारण से भी डिले हो जाता है, दैट वे जो है। तो राज्यों मुख्यमंत्रियों का सुना था कि 3-4 मुख्यमंत्रियों के बारे में बात चलती है, लेकिन ये बात चल रही है 1-1.5 साल से, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। और वैसे भी क्या होता है, मुख्यमंत्री का बनना और हटना जन्म से जन्मपत्री पे होता है, भाग्य पे होता है, दैट वे जो है। तो फिलहाल मुझे नहीं दिखाई देता इमीडिएटली कि नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में कोई भारी परिवर्तन करने जा रहे हैं। संगठन में करना मजबूरी है, संगठन में करेंगे, लेकिन वो भी कब होगा निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता। मोटे तौर पे कंक्लूड कर सकते हैं, प्रधानमंत्री का मन है केंद्रीय मंत्रिमंडल में यंग ब्लड लाने का, नॉन परफॉर्मर्स को हटाने का, इसी तरह संगठन में जो है यंग लीडरशिप लाने का, 3-4 मुख्यमंत्रियों को बदलने का मन है। लेकिन उनका जो मन है वो एक्शन में कब कन्वर्ट होगा ये निश्चित तौर पे इस समय नहीं कहा जा सकता। सर 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। बीजेपी ने दावा किया है कि 2/3 बहुमत से ज़्यादा जीतेंगे वो। आपको ये दावा कितना सही लगता है सर? अभी इनमें तो मुश्किल है 2/3 का होना चॉइस में, क्यों 11 सीटें हैं भाजपा के पास अभी, तो 2-3 सीटें और जोड़ देंगे ऐसा मुझे लगता है। और टोटल अगर देखें 245 हैं। आंकड़ा 2/3 का उस लेवल पे अगर करते हैं ऑल इंडिया तो इन समग्र रूप से तो 164 बनता है, वो अभी है नहीं, दैट वे है। जब तक अमित शाह है तब तक मेजोरिटी कोई ज़्यादा चिंता राज्यसभा में नहीं करनी चाहिए। जो ज़रूरी कानून होता है उसको वो लोगों को मैनेज करके करवा लेते हैं, सहमति ले लेते हैं उनकी, और राष्ट्र हित में उसको पास करवा लेते हैं। तो भाजपा कोई काम 2/3 बहुमत ने उनसे रुकेगा नहीं इस तरह का। कोई इक्का दुक्का परिसीमेंट टाइप कोई बात आए तो आए बाकी। और लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें बीजेपी विल गेन एटलीस्ट बाय 2-3 मोर सीट्स, ऐसा लगता है। सर 18 मई को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के समक्ष प्रस्तुत हुई जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस्तीफा देकर जांच से बचने की परंपरा का अंत हो गया है? एब्सोल्युटली। पहले परंपरा ये थी कि इस्तीफा दिया और चलो, मंजूर हुआ तो काम खत्म, कोई लायबिलिटी नहीं आपकी। इसको बदला नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम में, कहा कि नहीं जांच होगी, और जांच बाकायदा हुई। जज ने जाके बड़ी शालीनता के साथ लोकसभा स्पीकर के सामने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। लोकसभा स्पीकर ने इसको अप्रिशिएट किया कि ये बात सही है, प्रधानमंत्री ये कहना सही है, उनका विचार सही है कि ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन जो है, और खाली इस्तीफा दे के आप नहीं बच सकते, बात सही है। ये हुआ, रिपोर्ट आई उनके सामने, जांच रिपोर्ट जो है आगे एक्शन के लिए गई है, दैट वे जो है। तो एक अच्छा इसका मैसेज गया है कंट्री के अंदर जो है, प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा मैसेज गया है, लोकसभा स्पीकर के लिए अच्छा मैसेज गया है। जुडिशरी वाले भी बाय एंड लार्ज तो इसको मानते होंगे कि बहुत कुछ हुआ था, उसमें बड़े आरोप लगे थे, तो भी जांच वाँच तो होनी चाहिए इनकी जो है। तो इट्स ए गुड मूव, गुड स्टार्ट, गुड बिगनिंग। सर पिछले दिनों सीजीआई सूर्यकांत की जो टिप्पणी थी, कॉकरोच टिप्पणी, उन युवाओं के लिए जो फर्जी डिग्रीधारी हैं, उनको लेकर की गई टिप्पणी की आड़ में कुछ लोग देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखो ये चाय के प्याले में तूफान जैसा था, ख़त्म हो जाएगा। बाकी सबसे गंभीर बात ये आपने कही कि क्या बाहर के लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, बाहर के लोग युवकों को भड़काना चाहते हैं, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस सारी कहानी का जो खलनायक बना वो एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, उसके आप पार्टी से रिलेशन थे, आपका जो आईटी का हेड है वो था वहाँ पे जो है। फिर कहते हैं कि 2019 में पूना में कोई इस तरह का पुलिस में केस दर्ज हुआ था कि उसके आईएसआई से रिश्ते हैं जो है, तो उसका चरित्र संदिग्ध है। वो एक सामान्य युवक नहीं है कि सामान्य युवक ने देखा और सीजीआई ने बात की थी वो इस संदर्भ में थी नहीं। उन्होंने तो कहा था फर्जी डिग्री लेके लोग जो घूम रहे हैं, और फैक्ट है फर्जी डिग्री राजस्थान में देखें नकल करने वाले कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, फर्जी एग्ज़ाम पास करने वाले कितने लोग पकड़े जा रहे हैं, कितने लोग नौकरी से हटाए गए, कितने लोग जेल भेजे गए अकेले में राजस्थान में, मैं आपसे कहता हूँ ये। तो सीजीआई का जो कमेंट था बिल्कुल नेचुरल था एक तरह से, और लाइट मोड में था कि इस तरह से कॉकरोच की तरह आ रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर संदर्भ था ये फर्जी डिग्री वालों के रेफरेंस में था कि फर्जी डिग्रियां लेके नकल करके लोग पास हो जाते हैं और फिर कॉकरोच की तरह मंडराते हैं, ठीक है ना। इसका न्यायपालिका से, किसी से, एडवोकेट से, किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, दैट वे जो है। और उस व्यक्ति को पता नहीं क्या सूझी तो उसने कर दिया तो कुछ ताकतें निश्चित तौर पे एक्टिव होंगी।
क्योंकि ये पता लगा मुझे कि वो जो उसके व्यूज़ आए हैं 2 करोड़ 18 लाख या जो जितने चल रहे हैं, उसमें इंडिया के बताते हैं केवल 13% लोग हैं। तो बाकी लोग कहाँ के हैं भाई? कोई चाइना का, कहाँ का है? तो आप जानते हैं कि सोशल मीडिया को मैनेज भी किया जाता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने जैसे काम किया बड़ी ताकतें जुड़ गई हैं उसके साथ। चाहे वो उसने खुद ने आज बयान दे कहा कि मेरा कोई लंका और बांग्ला और दूसरा नेपाल की तरह मेरा कोई वो नहीं था, और मैंने तो ऐसे अपने स्वतंत्रता का उपयोग किया था, जो भी किया था। लेकिन उसका जो चरित्र है, उसका जो बैकग्राउंड है, उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ भारी लोगों ने इस मुद्दे को उठा लिया। और फिर ये वही बात होती है, देश को तोड़ने की कोशिश तो लोग करती हैं ना, वो चाहे यहाँ हो चाहे विदेश में हो, लोग मौके की तलाश में रहते हैं ना एम्बेरस करने के लिए। तो देश की लीडरशिप को, जुडिशरी की लीडरशिप को एम्बेरस करने का एक इस तरह का अवसर उन्होंने क्रिएट किया था, जो वही बात होता है ना कि चाय के प्याले में तूफ़ान, विद इन 24 आवर्स सेटल हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेट। और दूसरा क्या सबसे अच्छी बात है कि सरकार ने कदम कठोर उठाया। गवर्नमेंट वॉज वेरी एक्टिव, गवर्नमेंट वॉज वेरी अलर्ट, जो है उन्होंने कदम उठाया, उसके ट्विटर को बंद किया। और आगे भी इन्वेस्टिगेशन होगा देखने का इसका बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि लाइट मूड में की गई टिप्पणी को एक व्यक्ति ने इस तरह का आधार बना दिया जिसमें ऐसा लगा कि देश के युवाओं में बड़ा भारी आक्रोश है। ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, नाउ इट विल डाई इट्स नेचुरल डेथ। सर, ब्रिक्स राष्ट्रों के विधि मंत्रियों का 21-22 मई को गांधीनगर गुजरात में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन की आखिर इसका मैसेज क्या था? इसका मैसेज है, सम्मेलन बेसिकली टेरर पे था, काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। अर्जुन मेघवाल इज़ ए कॉम्पिटेंट लॉ मिनिस्टर, ठीक है। उन्होंने सम्मेलन आयोजित करवाया, खुद उसकी अध्यक्षता करी, और उसमें टेरर का ये प्रस्ताव पास हुआ कि टेरर में विशेष तौर पे जो है अगर देखा है तो टेरर फाइनेंसिंग इज़ ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, इतने सीरियस इश्यूज़ पे इतने राष्ट्रों के लोग आए, बैठे यहाँ पे, और भारत के कंसर्न को उन्होंने शेयर किया। पहलगाम और कश्मीर की घटनाओं की निंदा की उन्होंने। ये इंडिया का डिप्लोमेटिक गेन था। दिस टाइम कटसी अर्जुन मेघवाल, क्यों सारा ये शो उनका आयोजित किया हुआ था। तो एक अच्छा प्रयास था। टेरर के खिलाफ एक माहौल बन रहा है देश में, संसार में बन रहा है। वी शुड अप्रिशिएट इट। सर, आखिर ये क्या गजब कह दिया राहुल गांधी ने, कह दिया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार। ऐसा कब तक चलेगा कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस का पता नहीं, राहुल गांधी तो ऐसे प्रयोग करते ही रहेंगे। अभी तो यही कहा जा सकता है, वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी इमेच्योर, डजंट सूट द स्टेटस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन विच इज़ नाउ राहुल गांधी, जिसे कहना चाहिए। सब लोग जिसे कहना चाहिए कि एकदम से किंग करते हुए म्यूट हैं कांग्रेस के लोग भी, क्या बोलें और क्या नहीं बोलें। बीजेपी ने ज़रूर कहा, उनके अध्यक्ष ने, कि राहुल नहीं है, राहुल है। ये पॉलिटिकल भाषा है, वो तो कहेंगे, दैट इज है। अनफॉर्चुनेट है, इमेच्योर है, और ऐसी घटनाओं के कारण से ही फिर कभी कभी लगता है कि राहुल असेट हैं, लेकिन राहुल कांग्रेस में लायबिलिटी भी हैं। तो सब लोग परेशान हैं, समझ नहीं आता क्या करें। कांग्रेस बिना राहुल के भी नहीं है और राहुल के साथ भी नहीं है, तो क्या किया जाए। और कांग्रेस का क्या होगा? अभी चुनाव में कांग्रेस की पिटाई हुई है। अगले साल 2027 में चुनाव होने वाले हैं। यूपी है, उत्तराखंड है, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है। नवंबर के अंदर फिर हिमाचल और गुजरात आ जाएंगे। ये बात ज़रूर है कि केरल में जो कांग्रेस सरकार बनी है, इसमें राहुल गांधी ने काम किया। इस बात के लिए उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि वो वहाँ पे केरल में उसका रोल था। हालांकि लोकल लीडरशिप से सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बयान नहीं दिया वहाँ पे, कोई नया बखेड़ा खड़ा नहीं किया। ठीक से आए, ठीक से गए वहाँ पे जो है। लेकिन अब ये जो चुनाव आ रहे हैं, इसमें कांग्रेस कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखाई देती। हिमाचल में है थोड़ा बहुत, हिमाचल में कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर है। पहले झगड़ा हुआ था, 6 लोग छोड़ के चले गए थे बीजेपी में, फिर चुनाव लड़ा, वो भी हार गए वहाँ से। अब सरकार स्थायी है, तो हिमाचल में ज़रूर कांग्रेस रिपीट हो सकती है, ऐसी संभावना जो दिखती है मोटे तौर पे। आज 1 साल पहले जो दिखती है, 1 साल बाद क्या होगा, और उसमें फिर अमित शाह क्या रणनीति बनाएंगे, वहाँ कितने दिन कैंप करेंगे, क्या होगा, वो सब बातें आने वाले कल की हैं। लेकिन एट द मोमेंट ये है कि दिस टिप्पणी ऑफ राहुल वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड कांग्रेस धीरे धीरे शने शने और गिराव की ओर, जैसे कहना चाहिए डिक्लाइन की ओर जा रही है। इसे रोकने की आवश्यकता है। कौन रोकेगा? बहुत मुश्किल है। लेट्स सी। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि केरला में मुख्यमंत्री के चयन में राहुल और सोनिया से ज़्यादा प्रियंका चली? ऐसा सुना जाता है। वायनाड से वो एमपी हैं, केरल की राजनीति में उनका दखल है। और दूसरा, शी वाज टॉकिंग सेंस दिस टाइम जो है,
वहाँ जो व्यक्ति बना है वो ग्रास रूट लीडर है। तो सतीश पिछली बार जो है 7-8 बार चुनाव जीत चुका है, लीडर अपोजिशन था वहाँ पे। और जो दूसरे लीडर हैं वहाँ पे रमेश चन्नीथला जो है, जिन्हें होम मिनिस्टर बनाया गया है, वो और सतीश एक साथ थे दोनों जो है। उनका मन था कि इस बार दिल्ली की नहीं सुनेंगे, यहीं के हिसाब से करेंगे, दैट वे जो है। तो इस प्रकार से कुल मिला के क्या है कि वो केरल के चयन हो गया, इम्प्रेशन ऐसा बना कि प्रियंका गांधी की चली है, दैट वे जो है। तो मान लीजिए प्रियंका गांधी की चली है एक प्रकार से, घर में 3 पावर सेंटर हैं, तो इम्प्रेशन ये है कि उनकी चली है। सर, केरल में मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो जाने के बाद कांग्रेस में क्या भविष्य है केसी वेणुगोपाल का दिल्ली में? इस अनसर्टेन पर कांग्रेस चूँकि स्टेटस को की पार्टी है, इस समय को बड़े फैसले होते नहीं हैं, क्योंकि घर में 3 पावर सेंटर हैं, तो यूनानिमस चॉइस हो नहीं पाती है। तो लगता तो ये कि वो वही रहेंगे, बाकी उनके परिवर्तन की चर्चा जरूर है। उसका मुख्य कारण ये है कि मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, तो उन्होंने लॉबिंग की, इसके लिए कोशिश की। ये बात सोनिया, राहुल, प्रियंका किसी को अच्छी नहीं लगी। घर का आदमी करता है तो, लेकिन वो क्या करते, मुख्यमंत्री हर व्यक्ति बनना चाहता है, उनका कोई दोष नहीं है। एमएलए उनके साथ थे, ठीक। तो दैट वे देखा जाए कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बनाया था पार्टी ने कि जिसके साथ विधायक मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी ने खुद उसको तोड़ा, क्योंकि विधायकों का बहुमत इनिशियली इसके साथ था, केसी वेणुगोपाल के साथ था, वो नहीं हुआ। तो अब क्या है कि वो बड़े इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, फिर भी अगर वो हटते हैं तो सवाल है कौन? तो नेचुरल चॉइस तो अशोक गहलोत हैं, लेकिन अभी गेट नॉट नॉन कांग्रेस का मतलब किस तरह का एटीट्यूड है, क्या है। उसमें पार्टी अध्यक्ष का मौका था, वो चला गया हाथ से उनके जो है। अब वो मिलता है किस तरह से क्या है, बाकी द बेस्ट चॉइस एट द मोमेंट एक सीनियरिटी के लेवल पे या मैच्योरिटी के लेवल पे है तो उनका बनता है। उसके बाद फिर मैंने सुना है कि पायलट की बात चल रही है कि उत्तर भारत से हिंदी बोलने वाला पिछड़ी कास्ट का एक व्यक्ति वहाँ पे जो है वो लाया जाए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने पायलट को राजस्थान के लिए रख रखा 2028 का चुनाव लड़ाने के लिए, दैट वे जो है। तो यू नेवर नो। उसके बाद में फिर कहते हैं कि वो जो छत्तीसगढ़ के थे चीफ मिनिस्टर बघेल, उनको यहाँ लाया जाए, वो बिजी हैं 2028 के चुनाव में, वहाँ लड़ेंगे जा करके। डी शिव कुमार एक ऐसे हैं कि अगर वहाँ से हटते हैं, मान लो वो मुख्यमंत्री हो ही रहते हैं, सिद्धारमैया अभी जो हैं और स्पेयर होते हैं, तो प्रभावशाली आदमी आ सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है। और इसी उधेड़-बुन में लगता है मुझे ये केसी वेणुगोपाल ही चलते रहेंगे, ऐसा लगता है एट द मोमेंट जो है। और फिर से कह नहीं सकते, अगर बड़ा मुश्किल है कांग्रेस में किसी फैसले को आना, तो लेकिन फेयरली कंक्लूड का भी कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला वहाँ पे नहीं। सर, केरलम विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जिन 3 सीटों पर अपना खाता खोला है, उसके मद्देनजर अब केरलम में बीजेपी का भविष्य आप क्या देखते हैं? भविष्य बंगाल जैसा है, 5 साल लगे, 10 साल लगे, अल्टीमेटली दे हैव टू रीच देयर। बंगाल में लोग कहते थे कोई चांस नहीं है किसी तरह का, 2 सीटें आती, 5 सीटें आती, जो भी था, ये सरकार बनाई उन्होंने जो है। तो यही टीम है, और लगता भी ऐसा है कि अगले 8-10 साल तो नरेंद्र मोदी अमित शाह की टीम ही दिखाई देती है जो है। ये टीम रहेगी तो अगले 5 साल या उसके नेक्स्ट के अंदर जो है फेयर चांसेस हैं बीजेपी के, मतलब सब्सटेंशियल बीजेपी की मेजोरिटी नहीं ला, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो जाए, किसी सरकार बनाए। रूल्ड आउट कुछ भी नहीं है। केरला इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, केरला इज़ द नेक्स्ट टारगेट ऑफ बीजेपी आफ्टर बंगाल। सर, क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रयासों से पश्चिम बंगाल एक बार फिर से बनेगा भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस? देखो, अपेक्षाएं आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा हैं, लोग समझते हैं चमत्कार होने वाला है यहाँ पे। वहाँ तो ये है कि आदित्य बता रही थी कि वहाँ पे जो है एक महिला का नल भी ख़राब है घर में, तो कहती मोदी जी ठीक कराएंगे। एक बात है, इस सीमा तक लोगों की अपेक्षाएं नरेंद्र मोदी सरकार से हैं। तो ये भी चाहते हैं कि बंगाल का विकास हो, बंगाल उस तरह से हो पहले जैसा था बंगाल जो है। और निश्चित तौर पे अगले 1 साल के अंदर बंगाल में आपको क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई देगा डेवलपमेंट के फ्रंट पे, इस फ्रंट पे जो है। और वहाँ बैंक थे पहले 3, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, बाद 2 बैंकों का मर्जर हो गया। कैलकाटा वाज ए कैपिटल ऑफ बैंक्स एट सम टाइम, हो सकता है कुछ बैंकों का हेडक्वार्टर वापस वहाँ चला जाए। तो एक बात निश्चित है कि सोनार बंगला का जो नारा दिया था नरेंद्र मोदी अमित शाह ने जो है, अब उससे भारत सरकार काम करेगी। और अगले 1 साल में आप देखेंगे कि कंट्री का मेजर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग FDI आपको बंगाल में दिखाई देगा। जी सर, केवल 14 दिनों में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बड़े कई राजनीतिक फैसले लिए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ही इज़ ए फंक्शनल चीफ मिनिस्टर, जिस स्पीड से काम कर रहे हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। सबसे बड़ा फैसला उन्होंने किया फेंसिंग वाला बांग्ला बॉर्डर पे, उस लैंड को BSF को दे दिया कि नो इन्फिल्ट्रेशन, अब कोई वो नहीं होगा घुसपैठ वहाँ पे जो है। फिर ये चिकन नेक, ये भी ऐसी जगह है वहाँ पे जो है,
इसको भी उनको सेंट्रल फोर्सेस को दे दिया वहाँ पे, दैट इज सिलीगुड़ी एरिया में है। उसके बाद आप देखिए धार्मिक आरक्षण जो है वो ख़त्म कर दिया जो है, और फिर आप उसको आगे जाके देखेंगे तो ओबीसी का सारा चेंज कर दिया सिस्टम जो है। सरकारी नौकरी में उम्र बढ़ा दी, 7वां वेतन आयोग की नोटिफिकेशन हो गया जो इन्होंने कहा था कि करेंगे इस काम को जो है। तो ब्रॉडली क्या है, जितने वादे उन्होंने किए थे और ये महिलाओं का 3000 रुपये का जो था वो इम्प्लीमेंट हो गया वहाँ पे जो है। तो जो उन्होंने सोचा था, और मैंने कहा आपसे धार्मिक आरक्षण ख़त्म कर दिया जो है, और अब ये मदरसों का कर दिया, तो वो बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है। और अभी तो उनका टारगेट ये है कि ममता के जो फैसले थे, गलत फैसले थे या भ्रष्टाचार था, उसको रिवर्स करना है, या क्या कहना अपीजमेंट के फैसले थे मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति। अभी उनका टारगेट है कि उन सब फैसलों को, उन सब बातों को रिवर्स करना है। विकास की बात उसके बाद करेंगे है। सर, एक और साहसिक फैसला भी लिया है शुभेंदु अधिकारी ने, पश्चिम बंगाल के जो नए सीएम हैं। उन्होंने कहा कि मदरसों में अब वंदे मातरम गायन कंपलसरी अनिवार्य हो जाएगा। सर, ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, सीइंग द सिचुएशन कि मुस्लिम जो वहाँ के हैं अभी विरोध में हैं? अब देखिए, इसमें ऐसा है कि संभावित मुस्लिम विरोध तो है, अब फैसला साहसिक है, करेज एंड कन्विक्शन है, डेयरिंग है। अभी तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस्ड, लेकिन सरकार है, और सरकार में क्या विल पावर है तो सारे फैसले लागू हो जाते हैं। तो लेट्स सी, सरकार का अगर यही विल पावर रही, सरकार पीछे नहीं हटी और अपनी बात को दृढ़ता से रखा मुख्यमंत्री ने वहाँ पे, और आलाकमान से भी कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि ये चमत्कार भी हो जाए वहाँ पे जो है। इट विल टेक सम टाइम, लेकिन ये चमत्कार हो सकता है। ऑफ कोर्स फैसला बहुत ही साहसिक और बहुत ही डेयरिंग है। सर, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के शपथ लेते ही ओबीसी आरक्षण से मुस्लिम जातियों को बाहर करने का फैसला लिया गया। आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका मुस्लिम समुदाय पर? उन्हीं पे प्रभाव पड़ेगा सब ज़्यादा, मुस्लिम कम्युनिटी पे। पहले 49 थी पार्ट 1 ओबीसी, फिर 91 हुआ ओबीसी पार्ट 2 जो है। ममता के टाइम में क्या था, मुस्लिम उपजातियाँ जो हैं, सब कास्ट जो हैं, उनको आरक्षण मिलता था। आरक्षण था 17%, अब घट के हो गया 7%। वहाँ पे जो है 7% होते ही आरक्षण जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। और एक रास्ता है सरकार के पास में, क्योंकि हाई कोर्ट में केस था, हाई कोर्ट ने कहा 7% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते। तो गवर्नमेंट इज सिंपली इम्प्लीमेंटिंग हाई कोर्ट मैंडेट विच ममता दीदी वॉज नॉट इम्प्लीमेंटिंग। इतना सा हुआ है। तो फेस वैल्यू पे कोई इरेगुलर नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुस्लिम आरक्षण ओबीसी का ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सर, मैंने सुना कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार के आने के बाद भाईपो टैक्स समाप्त कर दिया गया। क्या थी ये भाईपो टैक्स? ऐसी चर्चा है वहाँ पे कि कहते हैं भुआ भतीजा टैक्स के नाम से फेमस था। वहाँ पे हाईवे पर ट्रक गुजरते हैं, चेक पोस्टें होती हैं, आरटीओ वाले पैसे लेते हैं, कुछ लोग करते हैं, शिकायतें आती हैं, पकड़े भी जाते हैं, पुलिस वाले पकड़े जाते हैं। इन्होंने एक समानांतर व्यवस्था ऐसा सुना है कि बना ली थी कुछ लोगों की, टीएमसी के वर्कर्स ने अपनी चेक पोस्ट बना ली होगी वहाँ पे जो है। तो जो भी ट्रक निकलते हैं, अब ट्रक वालों का तो ऐसा है कि उनको हर चेक पोस्ट से पैसे देने हैं, उनको ट्रक चलाना है, बिजनेस करना है, तो यहाँ भी देते होंगे। परेशान थे लोग, सरकार की बदनामी भी होती थी बाद में जो है। तो ये सरकार ने एक ऐसा आते कदम उठाया है, पॉपुलर मूव है सरकार के फ्रंट पे। तो ऐसा जो टैक्स था, जो माना जाता था कि अभिषेक बनर्जी और उसके नाम से टैक्स लिया जाता है, वैसा ख़त्म कर दिया। जी सर, बंगाल चुनाव में अपने आप को पुष्पा कहने वाले टीएमसी के बेहद पावरफुल नेता जहांगीर ने ऐन वक्त पर सर अपने निर्वाचन क्षेत्र फाल्ता से एक दिन पहले मैदान छोड़ दिया। क्यों? केसेस तो बहुत होते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, और एनकाउंटर हो भी जाते, यूपी में होते हैं ना, हो भी जाते हैं। एनकाउंटर इसलिए चल जाते हैं पब्लिक में भी, लोगों को पता होता है कि आदमी प्रूवन वो है, क्रिमिनल बैकग्राउंड का आदमी है, या प्रूवन गुंडा है, या प्रूवन बदमाश है। तो फिर पब्लिक की सहानुभूति उस एनकाउंटर के साथ भी हो जाती है एक तरह से, नहीं ठीक हुआ है, दैट वे जो है। कोर्ट कचहरी चलते रहते हैं, वो अलग बात है। तो मुझे तो ऐसा लगा उसको डर हो गया वो अजय कुमार शर्मा है किसी और का, कि मेरे खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हैं और कहीं ऐसा नहीं हो जाए, तो पीछे हट गया। आई थिंक दिस मे बी द रीज़न, ऐसा मुझे तो यही लगा इसमें जो है। सर, ऐसी चर्चा है कि टीएमसी की 8 से 9 महिला सांसद पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इसे लेकर आपका क्या आकलन है? देखो, क्या जो आदमी गिरता है, गिरने की सीमा नहीं होती। ममता दीदी का ग्राफ गिरा हुआ है, अभी कोई सीमा नहीं, कोई भी छोड़ के जा सकता है, कोई भी आ सकता है। तो रूल्ड आउट नहीं है कि ये लोग चले जाएं। इमीडिएटली नहीं हो रहा है ऐसा 5-10 दिन में कोई, लेकिन ऐसा मूव मैंने सुना कि हर पार्टी विभाजन की ओर है। मूव तो ये कि 1/3 लोग एमएलएज भी निकल सकते हैं एट ए टाइम। अब निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे पता नहीं, लेकिन अभी क्या है, अभी ममता ग्राफ डाउन है, लोग साथ छोड़ रहे हैं। अभी 80 लोग हैं, देखिए एमएलएज हैं। तो विधानसभा विरोध प्रदर्शन था, 12 आदमी पहुँचे वहाँ ममता के कुल जो है। उन्होंने फ़ोन किया तो लोग उनके घर में मिलने नहीं गए शाम को एक तरह से।
तो क्या है कि विभाजन है। अभी नगर निगम को आज बता रहे थे कि पता नहीं कितने लोगों ने इस्तीफ़ा दे दिया वहाँ से, और नगर निगम में लोग दफ्तर नहीं जा रहे हैं। बहुत से लोग क्या है कि वो कर्मचारी विरोध कर रहे हैं वहाँ पे, कुछ लोगों में कुछ और डर बैठ गया है। तो क्या है कि ये टूटन की ओर है, डिक्लाइन की ओर है टीएमसी। तो जब पार्टी डिक्लाइन पे होती है तो उसके टुकड़े भी हो सकते हैं, रूल आउट नहीं किया जा सकता। जी सर, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक प्रेक्षकों को यह आशंका है कि शुवेंदु सरकार राजनीतिक कारणों से ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कुछ नेताओं पर पॉलिटिकल वेंडेटा ला सकती है। सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखो, पॉलिटिकल वेंडेटा की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इतनी एफआईआर्स हैं उनके पास, उसी को इन्वेस्टिगेट करेंगे, दूसरी में पकड़े जाएंगे लोग जो हैं। अभी था कि जो पोस्ट पोल वॉयलेंस के केसेज हैं 30-35 की एफआईआर थी, तो सरकार ने रीओपन कर दी हैं। बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आ जाएंगे। और 15 साल जब आप सरकार चलाते हैं तो 20 लोग आपके खिलाफ भी होते हैं, तो शिकायतों का तांता लगा हुआ है एक तरह से जो है। तो वेंडेटा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जेन्युइनली अभी एफआईआर दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, अभिषेक साहब, वो तो फॉर्चुनेटली उनके लिए जो है वो कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। पर कितने केसेस में स्टे आएगा? तो आगे चल करके अभिषेक बनर्जी सहित जो टीएमसी के बड़े लीडर हैं, किसी न किसी केस में उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। एंड देन लॉ ऑफ द लैंड विल टेक इट्स कोर्स। तो वेंडेटा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी मटेरियल है वहाँ पे। सर, तमिलनाडु में शपथ से पहले तमिलनाडु में रह रहे कई लोगों को इस बात का डाउट था कि जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ, वो किसी भी तरीके से कोई भी प्रयास करके वो शपथ को टालने की कोशिश कर रहे हैं विजय की, लेकिन फिर शपथ हो गई, ऐसा नहीं हुआ। आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? द क्रेडिट गोज टू नरेंद्र मोदी, अमित शाह। उन्होंने गुडविल दिखाई, सदाशयता दिखाई एक तरह से। और जैसे कई बार आरोप लगता है कि ऐसे टाइम पे ऊपर के इशारे पे गवर्नर एक्ट करते हैं और ये सरकार नहीं बनने देंगे, तो किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया इस तरह से जो है। और जो हुआ तो अच्छा हुआ, सरकार की गुडविल बनी। मेरा कहना है कि इससे नरेंद्र मोदी सरकार की क्रेडिबिलिटी बढ़ी थोड़ा, और गुडविल बनी। कि पिछले कुछ समय से गवर्नर्स का जो इंस्टीट्यूशन है उसकी रेपुटेशन काफ़ी प्रभावित हुई है। लड़ाई से, मुख्यमंत्रियों से लड़ते रहे कई गवर्नर, फिर बातें हुई। इंस्टीट्यूशनल गवर्नर था, उसकी इमेज और स्टेटस गिरी पिछले कुछ समय से जो है। इस बार जो है तमिलनाडु के मामले में लोगों को आशंका थी कि यार वो ऐसा रिपीट नहीं हो, झगड़ा नहीं हो किसी बात पर, टले नहीं है। लेकिन बहुत सदाशयता रही। गवर्नर ने ये प्रूफ मांगा, एक आध बार की मेजोरिटी दिखाई है, उसमें शपथ के लिए बुलाया। इससे गवर्नर की तारीफ हुई। और मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी यश मिला इससे। क्यों? आमतौर पर लोग ऐसा मानते हैं गवर्नर जो एक्शन करता है वो दिल्ली के इशारे पे करता है, क्योंकि एक्शन उसका ठीक था, एप्रोप्रिएट था, डेमोक्रेटिक था। तो क्रेडिट गोज टू दिल्ली आल्सो। गुड मूव, गुड बिगनिंग। जी सर, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने शपथ के बाद पूर्व सीएम स्टालिन के घर जाकर उनसे शिष्टाचार मुलाकात की। सर, आखिर तमिलनाडु की राजनीति में इसका क्या मैसेज है? एक अच्छा संकेत है, एक अच्छे युग की शुरुआत है। जैसे कहते हैं ताज़ी हवा का झोंका है। वहाँ की तो राजनीति बड़ी एग्रेसिव होती है। देखिए, जयललिता को जेल में डाला करुणानिधि ने, तो जो वो सत्ता में आई तो करुणानिधि और मसौली मारन को जो है वो टांगों के बल से उठा के घसीटते वहाँ से ले गए थे घर से। हम देखा कितना क्रूर दृश्य था ये। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार जो है उसने रिवर्स किया। तो ये जो भाव है ना कि राजनीतिक जो लोग हैं वो प्रतिद्वंदी हैं, शत्रु नहीं हैं, इस कंसेप्ट को विजय ने अभी एस्टेब्लिश किया इस अपने से। आप देखिए, आसाम में शपथ हुई, विपक्ष का कोई आदमी नहीं गया। बंगाल में विपक्ष का कोई आदमी नहीं गया वहाँ पे जो है। तो यहाँ पे क्या, हालांकि एडीएमके के लोग अभी उसे नहीं आए इसके कल मंत्रिमंडल विस्तार में, दैट वे जो है। लेकिन एक अच्छा प्रयास है, एक अच्छी बिगनिंग है। उन्होंने सदाशयता दिखाई। तो तमिलनाडु की राजनीति में एक ऐसे युग की शुरुआत है जिसमें राजनीतिक प्रतिशोध की भावना कम रहेगी, ऐसा माना जाना चाहिए। सर, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने जो अपना 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया, आज पूरे तमिलनाडु में उसकी चर्चा हो रही है। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस मंत्रिमंडल में? एक साफ सुथरा मंत्रिमंडल है, और सबसे बड़ी बात यह है उसके अंदर जो है कि 7 दलित मंत्री हैं उसके अंदर। और सोशली है ना, वो उसका ब्रॉडर है, कन्वेस जिसे कहते हैं उसका, दैट वे। और एक जो है ना, जिसे कहते हैं उम्मीदों से भरा हुआ मंत्रिमंडल है। एस्पायरेशनल जो है वो एक दृष्टिकोण है मंत्रिमंडल का वहाँ पे जो है। और सबसे बड़ी बात ये है उसमें कि यंग मंत्री हैं, यंग लोगों को उसमें ज़्यादा स्थान दिया गया है, तो इसलिए कहा जा रहा है। और दूसरा क्या है, इसमें द्रविड़ मंत्रिमंडल एक टिपिकल होता था डीएमके मंत्रिमंडल, और द्रविड़ मंत्रिमंडल की छाप उस पर नहीं है। एक नया प्रयोग है, साफ सुथरा प्रयोग है, इसलिए उसकी प्रशंसा की जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और राजनीति से इतर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बात कही थी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी,
लेकिन ये देश रहना चाहिए। और आज की लीडरशिप देश को मजबूत बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तमाम चुनौतियों के बीच इंडिया इज नॉट वेटिंग फॉर द फ्यूचर एनीमोर, इंडिया इज रीशेपिंग द फ्यूचर। और इसी सोच के साथ भारत आज टकराव नहीं, संवाद की भाषा बोलता है, दबाव नहीं, इसके साथ ही संतुलन की राजनीति कर रहा है और दुनिया के बीच अपनी चमक को लगातार बिखेर रहा है। एक फिल्मी लाइन है जो आज बिल्कुल फिट बैठती है, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। और आज पूरी कायनात भारत को सफलता से ही मिला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा ने ये बहुत साफ कर दिया है, डिप्लोमेसी टुडे इज नॉट जस्ट अबाउट पावर, इट इज अबाउट ट्रस्ट, टाइमिंग एंड बैलेंस। और ये बात एक बार फिर से प्रूफ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका द जेसी शो में आज के इस पूरे एनालिसिस के लिए, और साथ ही तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।